नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। लिन कबीले की वार्षिक सभा हर साल की तरह साल के अंत में हो रही थी। उसी क्षण लिन बा दाओ का बेटा लिन हॉन लिन कबीले के एक अन्य कनिष्ठ सदस्य को मुक्का मार रहा था। उसके मुक्के के चारों ओर एक शक्तिशाली बर्फ जमी हुई थी। तुरंत बाद लिन हॉन के प्रतिद्वंद्वी की जोरदार चीख पूरे समूह में सुनाई दी। वाह, कितना ताकतवर है! बाप जैसा बेटा! लिन हॉन बेहद शक्तिशाली है। सचमुच लिन हाय और उसके निकम्मे बेटे के कबीले छोड़ने के बाद से लगातार सफलताएं मिल रही हैं। आजकल हमारे कबीले के मुखिया के 2 बच्चे हैं और दोनों ही प्रतिभाशाली हैं। लिन कियान अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लिन हॉन भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह तो कमाल का है। लिन कियान के अलावा लिन कबीले में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वे दोनों लगभग कबीले के बुजुर्गों के बराबर शक्तिशाली हैं। एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी स्पष्ट और बुलंद आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। हर कोई उन्हें साफ साफ सुन सकता था। जिन लोगों ने उसकी बात सुनी उनमें लिन फैंग भी शामिल था, जो शांतिपूर्वक लिन कबीले के क्षेत्र में घूम रहा था। लिन फैंग ने सोचा भी नहीं था कि लोग लिन बा दाओ को खुश करने के लिए अब भी उसके और उसके पिता की आलोचना करेंगे। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने सिर उठाया, दूर खड़े व्यक्ति की ओर देखा और व्यंग्य भरे लहजे में कहा, ओह क्या सच में? उनकी आवाज बिल्कुल भी तेज नहीं थी, लेकिन सबने उन्हें सुना। लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत ही उन्हें एक आकृति दिखाई दी। एक युवक, वह आश्चर्यजनक रूप से परिचित लग रहा था। उस परिचित व्यक्ति को सब लोग निकम्मा कहते थे, लेकिन पिछले साल की वार्षिक सभा में उसने अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया था। उसके बाद यांगझोउ शहर की प्रतियोगिता में भी उसने कमाल का प्रदर्शन किया। सबने उसकी ताकत देखी थी, लेकिन फिर भी उसे लिन कबीले से निकाल दिया गया था। उस समय कुल ने लिन फैंग के स्थान पर लिन कियान को चुनने का निर्णय लिया था। सभी का मानना था कि लिन कियान लिन फैंग से कहीं अधिक शक्तिशाली है और भविष्य में उसमें बेहतर प्रतिभा विकसित होने की क्षमता है। उनका मानना था कि कुल उसके साथ आगे बढ़ेगा और एक दिन वह कुल प्रमुख बनेगी। ये वही है, ये लिन फैंग है। लिन फैंग वापस आ गया। वह लिन कबीले में लौट आया। लिन फैंग को देखकर कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह पहले से अलग दिख रहा था, पहले से कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक लग रहा था। वह आकर्षक युवक पहले से अधिक परिपक्व लग रहा था। वह बेहद शांत दिख रहा था, फिर भी उसके चेहरे के भाव अत्यंत तीखे और ठंडे थे। लिन फैंग, लिन बा दाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जिस युवक को उसने कबीले से निकाल दिया था, वह आश्चर्यजनक रूप से वापस लौटने की हिम्मत कर रहा था। लिन बा दाओ के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। इतनी सारी जगहों में से उसने लिन कबीले में वापस आकर मृत्यु को दावत दी। मंच पर लिन कियान की प्रतिक्रिया उसके पिता जैसी नहीं थी। वह बुरी तरह कांपने लगी। ये लिन फैंग था, अविश्वसनीय। उसने खुद से पूछा था कि क्या वह युवक जो शाही शहर में लोगों को आतंकित कर रहा था, लिन कबीले में वापस आएगा। वह सुरक्षित महसूस कर रही थी और उम्मीद कर रही थी कि वह वापस नहीं लौटेगा। लिन फैंग वापस आ गया था और संभव है कि वह अपनी और अपने पिता की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए लौटा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? 9वें बुजुर्ग ने लिन फैंग को देखकर कहा। उनके होठों के कोने पर एक बर्फीली और क्रूर मुस्कान थी। फिर उन्होंने कहा, लिन फैंग, तुम्हारे पिता ने सम्मानित बुजुर्ग के खिलाफ विद्रोह किया और कुल के सदस्यों की हत्या की। उन्होंने कई अपराध किए हैं। इसके अलावा तुम भी उन्हीं की तरह हो और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। तुम घमंडी और बदतमीज हो। तुम्हें लिन कुल से निकाल दिया गया है। इसके अलावा पिछले साल तुमने ना लिन फैंग की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन सौभाग्य से वह बच निकली। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांगझोउ शहर लौटने की और यहाँ तक कि लिन कुल में वापस आने की? क्या तुम्हारी बकवास बंद हुई? लिन फैंग ने 9वें बुजुर्ग से कहा। उसे उनकी बातें हास्यास्पद लग रही थी। वह वापस आ गया था और वे उस पर आरोप लगाने के लिए नए नए अपराध कर रहे थे। अब उसे उनकी बातें सुनने का मन नहीं था। बकवास कर रहे हो? 9वें बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह लिन फैंग को बर्फीली निगाहों से घूर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे कचरे का टुकड़ा कहा था। आज लिन कबीले की वार्षिक सभा है। क्या तुम अपने बेटे को यहाँ मुझसे लड़ने के लिए भेजने की हिम्मत करोगे? लिन फैंग ने कहा। 9वें बुजुर्ग का बेटा लगभग लिन फैंग की ही उम्र का था। लिन फैंग की बात सुनकर वह चुप रहा। उसकी आंखों में और भी अधिक ठंडक झलक रही थी। तुम अब चुप क्यों हो गए? तुम्हारा बेटा तो एकदम निकम्मा है, लड़ने की हिम्मत ही नहीं करता है ना? वो तो निकम्मे से भी बदतर है, लिन फैंग ने व्यंग्य करते हुए कहा। फिर वह धीरे धीरे लड़ाई के मंच की ओर चलने लगा। थोड़ी देर बाद वह पूरी भीड़ के सामने प्रकट हुआ और धीरे धीरे लड़ाई के मंच की ओर बढ़ने लगा। लिन कबीले के कई कनिष्ठ सदस्यों ने लिन फैंग को गुजरते हुए देखकर उसके लिए रास्ता खोल दिया और उसे युद्ध मंच की ओर जाने दिया। इसके बाद लिन फैंग युद्ध मंच पर पहुंचा और मंच के चारों ओर जमा भीड़ को देखने लगा। आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? लिन फैंग ने 9वें बुजुर्ग से फिर पूछा। लिन बा दाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लिन फैंग, हम भूल गए थे कि तुम भी लिन कबीले के एक कनिष्ठ सदस्य हो। पिछली बार हमने तुम्हें मारा नहीं बल्कि छोड़ दिया था, और हैरानी की बात यह है कि दया दिखाने के लिए आभारी होने के बजाय तुमने लिन कबीले में वापस आने की हिम्मत की। मुझे मारा नहीं, दया दिखाए। लिन फैंग थोड़ा हैरान था। लिन बा दाओ ने उस पर इतनी दया कब दिखाई थी? उसने उसे कब बख्श दिया था? जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने लोगों को लिन बा दाओ की चापलूसी करते सुना। वह सचमुच बेशर्म है। वह तो अपने आसपास भी उसी तरह के बेशर्म लोगों को रखता है।
कितनी धृष्टता है, 9वें बुजुर्ग ने अत्यंत जोर से चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने एक ठंडी ऊर्जा भी छोड़ी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही साहसी हो रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले आप लिन कियान और लिन होन की महानता और प्रतिभा की बात कर रहे थे। वे सचमुच प्रतिभाशाली थे, है ना? बेशक वे हमारे कुल के प्रतिभाशाली लोग हैं, 9वें बुजुर्ग ने उत्तर दिया। अच्छा, और मैं तो एक कचरे का टुकड़ा हूँ, है ना? तो तुम्हें अपनी औकात पहले से ही पता है, 9वें बुजुर्ग ने उपहासपूर्वक कहा। चूंकि यह स्पष्ट रूप से सच है, तो मैं एक तुच्छ प्राणी लिन वंश के प्रतिभाशाली लोगों लिन होन, लिन कियान और मंच पर आने के इच्छुक किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं हार गया तो मुझे मार डालो, लिन फेंग ने ऊंची आवाज में कहा। अगर वह हार गया तो उसकी मौत हो जाएगी। कितना अहंकारी, कितना अभिमानी, कितना राजसी। लिन कबीले के लोग चुप रहे। लिन कियान और लिन होन के अलावा लिन फेंग से लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? 1 साल पहले ही लिन फेंग बेहद शक्तिशाली था। 1 साल बाद वह कितना ताकतवर होगा? कोई बोल क्यों नहीं रहा? मैं लिन फेंग मरना चाहता हूँ, लिन फेंग ने हंसते हुए और भीड़ की ओर देखते हुए कहा। वह मरना चाहता था, ये कितना पागलपन भरा लगता था। सब लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन पहले की तरह किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। कबीले के सभी कनिष्ठ सदस्य अचंभित थे और वे सब लिन कियान और लिन होन को देख रहे थे। केवल वे ही लिन फेंग को हरा सकते थे, लेकिन वे शाही शहर में लिन फेंग के कारनामों के बारे में जानते थे। लिन फेंग से लड़ना मौत को दावत देने जैसा था। मैं लिन फेंग आप सभी से विनती करता हूं कि आकर मुझे मार डालें, लेकिन कोई नहीं आ रहा। सरासर बकवास है। आप सब इतनी बेतुकी बातें करने की हिम्मत करते हैं और खुद को मुझसे बेहतर समझते हैं। आप लोग खुद को जीनियस कहते हैं। मैं आपकी बेशर्मी की तारीफ करता हूं। मुझे नहीं पता था कि आपकी बेशर्मी इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। लिन फेंग सचमुच लिन कबीले का मजाक उड़ा रहा था और यह बात दिन ब दिन और भी स्पष्ट होती जा रही थी। कबीले के लोगों के गाल जलने लगे थे। लिन फेंग को कबीले से निकाल दिया गया था, लेकिन उस समय वह लिन कबीले के मंच पर था और लोगों को उसे मारने के लिए उकसा रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि कबीले की उम्मीद माने जाने वाले युवा प्रतिभाशाली लिन कियान समेत किसी ने भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। अरे उद्दंड बच्चे, 9वें बुजुर्ग ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। उनके बोलने के तुरंत बाद ही लिन फेंग चिल्लाने लगा और 9वें बुजुर्ग का मजाक उड़ाने लगा। क्या तुमने अभी कुछ देर पहले मुझे तुच्छ नहीं कहा था और उन्हें बुद्धिमान नहीं, लेकिन अब वे कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ और मरना चाहता हूँ, लेकिन उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। अगर तुम चाहो तो नीचे आ सकते हो, मैं सचमुच मरना चाहता हूँ। कितना पागलपन है, कितना चौंकाने वाला है। लिन फेंग 9वें बुजुर्ग को भी युद्ध के मैदान में बुलाकर उसे मारने की धमकी दे रहा था। सचमुच उसे मरने की तीव्र इच्छा थी। 9वें बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकोड़कर लिन कियान और लिन होन को देखा। फिर उन्होंने तुरंत ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लिन फेंग, लिन कियान और लिन होन लिन वंश के प्रतिभाशाली लोग हैं। तुम्हारे विरुद्ध लड़ना उनके लिए अपमान की बात होगी, लेकिन चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जब उन्होंने अपनी बात समाप्त की तो 9वें बुजुर्ग तुरंत युद्ध मंच पर कूद गए और लिन फेंग के सामने उतरे। ये तो वाकई एक प्रभावशाली फुर्तीली तकनीक है। कितनी सुंदर है। लिन फेंग ने आश्चर्यजनक रूप से 9वें बुजुर्ग को युद्ध के लिए चुनौती दी। ये कितना पागलपन है, वह वास्तव में मरना चाहता है। 9वें वरिष्ठ ने लिंगची की 5वीं परत को पार कर लिया है। वे निश्चित रूप से एक शक्तिशाली साधक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के हकदार हैं। वे बेहद शक्तिशाली हैं। लिन फेंग तो पहले ही मर चुका है। जब 9वें बुजुर्ग ने युद्ध के मंच पर छलांग लगाई तो भीड़ के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसी समय हिम ऊर्जा की एक अथाह मात्रा उनकी मुट्ठी में केंद्रित हुई और अचानक वातावरण में फैलकर सीधे लिन फेंग की ओर बढ़ी। ऐसा लगा मानो लिन फेंग वहीं जम जाएंगे। लिन फेंग वहां शांति से खड़ा था और 9वें बुजुर्ग को देख रहा था, जिनके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। मर जा, 9वें बुजुर्ग ने चिल्लाया, लेकिन उसी क्षण लिन फेंग ने हाथ हिलाकर वातावरण को चीर दिया। एक चमकदार और तेजस्वी तलवार की ऊर्जा हवा में कौंध दी और तुरंत ही 9वें बुजुर्ग को चीखने का भी समय नहीं मिला कि उनका खून हवा में फैल गया। वे बस दयनीय रूप से कराहते हुए गिर पड़े। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनका शरीर बेजान था। भीड़ अचंभित थी और उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वे सदमे में थे, स्तब्ध थे। क्या 9वें बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी? क्या 9वें बुजुर्ग को लिन फेंग ने एक ही वार में मार डाला था? भीड़ स्तब्ध और भयभीत थी। उन्होंने केवल लिन फेंग को जमीन पर पड़े शव को देखते हुए और उदासीन स्वर में ये कहते हुए देखा, एक कचरा। लिन फेंग फिर आगे बढ़ा। उसने अपने चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान के साथ भीड़ की ओर देखा। मैं लिन फेंग मरना चाहता हूँ, लिन फेंग मरना चाहता हूँ। उसकी क्रोध भरी चीख सुनामी की लहरों की तरह लोगों के दिलों में गूंज रही थी। मैं मरना चाहता हूँ। ये शब्द बेहद घमंडी थे। उसे कबीले से निकाल दिया गया था और इस समय वह सबको नीचा दिखा रहा था। जिसे सब लोग कचरे का टुकड़ा कहते थे, वह इस समय कबीले को नीचा दिखा रहा था और उनका मजाक उड़ा रहा था, मानो उनका कोई महत्व ही न हो। मैं लिन फेंग, कबीले से निकाला गया एक निकम्मा इंसान। लिन फेंग लगातार मजाक कर रहा था। अतीत में यांगजो शहर की प्रतियोगिता के दौरान उसने ऐसी बातें कही थी जो उस समय तो पागलपन भरी लगती थी, लेकिन उसकी शक्ति ने सबको चौंका दिया था। उस समय वह लिन कियान से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लिन कियान उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके अलावा आजकल भले ही लिन कियान चौथे लिंगची स्तर तक पहुंच चुकी है, लिन फेंग ने 5वें लिंगची स्तर पर मौजूद 9वें बुजुर्ग को एक ही हमले में मार डाला था। वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। क्या लिन कियान ऐसे दानव का मुकाबला कर सकती थी? लिन फेंग लिन वंश का सबसे उत्कृष्ट शिष्य था, लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निष्कासित कर दिया गया था। कोई बोल क्यों नहीं रहा? लिन फेंग ने कहा। भीड़ उसे देखती रह गई। सब एकदम चुप हो गए।
लिन फैंग ने उनका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोका। मेरे आने से पहले क्या तुम सब लिन कियान और लिन बा दाओ की चापलूसी नहीं कर रहे थे? क्या तुम सब मेरे पिता को खुश करने के लिए ही मेरी और उनकी आलोचना नहीं कर रहे थे? अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति अचानक बहरा और गूंगा हो गया है। अगर मैं कचरे का टुकड़ा हूं तो तुम सब बेशर्म, नीच और निकम्मे किसान हो। लिन फैंग की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दी। सबके चेहरे लाल हो गए थे। वे सब लिन फैंग को जान से मारने की मंशा से देख रहे थे। तुम्हारा बाप और तुम एक ही हो, गद्दार जो कुल के बड़ों का सम्मान नहीं करते। तुम दोनों घिनौने जानवर हो। उसी क्षण एक क्रोधित आवाज ने व्यवधान उत्पन्न किया। यह आवाज लिन फैंग के तीसरे चाचा लिन हाओ रान की थी। लिन फैंग को देखते ही उन्हें अपने उस बेटे की याद आ गई जिसे लिन फैंग ने अपाहिज कर दिया था, और वे ईर्ष्या से भर गए, लेकिन यह ईर्ष्या जल्द ही नफरत में बदल गई। लिन फैंग स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में तीखा भाव भर आया और उसने लिन हाओ रान को घूर कर देखा। क्या वह गद्दार था? क्या उसके पिता और वह जानवर थे? यह अविश्वसनीय है कि कोई इतनी बेशर्मी की हद तक पहुंच सकता है। लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा और फिर आगे बोला, पहले मैंने और मेरे पिता ने कभी तुम्हें नाराज नहीं किया था, लेकिन क्योंकि तुम कुल के मुखिया के रूप में उनकी जगह लेना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझे अपमानित किया और मेरे पिता को धमकाया। तुम घिनौने तरीकों से उन्हें कुल के मुखिया पद से हटाना चाहते थे। क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि वह तुम्हारा भाई था? उसके बाद क्योंकि तुमने अपने लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर बनाया, आदरणीय बुजुर्ग ने मेरे पिता पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। फिर तुमने हमें लिन कुल से निकाल दिया। तुम सचमुच बेशर्म हो। इसके अलावा यांगजो शहर की वार्षिक प्रतियोगिता के दौरान मैंने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, लेकिन तुम डर गए, मेरी प्रतिभा से डर गए, इसीलिए तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। क्या तुमने उस समय हमारे खून के रिश्ते के बारे में सोचा था? अब तुम मुझे गद्दार कह रहे हो। ऐसा क्यों? तुम अपने ही भाई, अपने कुल के मुखिया पर हमला करते हो और दूसरों को गद्दार कहने की हिम्मत करते हो। तुमने मेरे पिता की जगह किसी और को चुना। मैं लिन फैंग तुम्हारे जैसे नीच लोगों से कोई वास्ता नहीं रखता। तुम्हारे साथ रहने से मुझे सिर्फ अपमान ही मिलेगा। मैं लिन फैंग वापस आ गया हूँ। लिन हाओ रान, अगर तुमने मेरे पिता की फिर से आलोचना की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब लिन फैंग ने ये शब्द कहे तो वातावरण में तलवार की अपार ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उस क्षण लिन फैंग एक शक्तिशाली तलवार की तरह लग रहा था। वह असीम रूप से तीक्ष्ण, चमकदार, क्रूर और आक्रामक था। लिन फैंग ने आश्चर्यजनक रूप से अपने तीसरे चाचा को जान से मारने की धमकी देने का साहस किया। लिन हाओ रान के लिए यह बहुत बड़ा अपमान था कि लिन फैंग ने उसे सबके सामने इस तरह धमकी दी। उसने ठंडे लहजे में कहा, तेरा बाप जानवर है और जानवर का बेटा भी जानवर ही होता है, इसलिए तुम दोनों ही घिनौने जानवर हो। लिन हाओ रान एक छोटे लड़के से इतना डर कैसे सकता था कि वह बोलने की हिम्मत ही न करे। धमाका। लिन हाओ रान की बातें लिन फैंग के कानों तक पहुंची। अचानक एक अदृश्य दबाव सबके कंधों पर आ गिरा। लिन फैंग तेजी से घूमने लगा और मानो एक तलवार में बदल गया हो, एक बेहद तेज तलवार में। तलवार की अविश्वसनीय ऊर्जा ने पूरे वातावरण को अपने वश में कर लिया। भीड़ विस्मय से हौंफ रही थी। कितना शक्तिशाली! ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने लिन फैंग को कमाका था। वह उन सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर प्रतीत होता था। अदृश्य तलवार की ऊर्जा पूरे समूह को घेरे हुए थी। सभी लोग लिन फैंग को टकटकी लगाए देख रहे थे। वह साधारण रूप से शक्तिशाली हो गया था। लिन हाओ रान का दिल जोर से धड़क रहा था। किसी को नहीं पता था कि उसके शरीर पर पड़ रही ऊर्जा कितनी तीव्र और कष्टदायक थी। वह खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे और दिल जोर से धड़क रहा था। घबराकर वह लिन फैंग को टकटकी लगाए देख रहा था। कितना शक्तिशाली! उस तलवार की शक्ति तो हद से ज्यादा है। लिन हाओ रान ने सोचा। लिन फैंग कितना शक्तिशाली हो गया था। लिन हाओ रान पूरी तरह से भयभीत था और उसे लिन फैंग से कही गई अपनी बातों पर पछतावा हो रहा था। मर जा! लिन फैंग ने क्रोध से चिल्लाया। अदृश्य तलवार की ऊर्जा एक तेज तलवार में बदल गई। लिन फैंग हवा में उछला। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर एक तलवार में परिवर्तित हो गया हो, एक अत्यंत तेज और विनाशकारी तलवार। भीड़ इतनी अचंभित थी कि वे लिन फैंग को रोकने की कोशिश करना ही भूल गए। भले ही उन्होंने उसे आते हुए देख लिया हो, लेकिन उसके रास्ते में आने का जोखिम उठाना उनके लिए संभव नहीं था। वातावरण में एक अविश्वसनीय रूप से चमकीला और तेजस्वी प्रकाश फैल गया। वहां कोई तलवार नहीं थी, केवल तलवार की ऊर्जा से निकलने वाली हल्की चमक थी। लिन हाओ रान को निराशा महसूस हुई और उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे उतर गए और उसकी भौहों के बीच बने छेद से खून बहने लगा। एक ही वार में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। पहले की तरह केवल एक ही मौका। लिन फैंग मंच पर अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन वातावरण में तलवार की ऊर्जा अभी भी मौजूद थी। उस असाधारण साहसी युवक ने भीड़ में मौजूद सभी को हैरान कर दिया। उसकी तलवार कहाँ थी? वह इतना प्रतिभाशाली था, फिर भी उसे कबीले से निकाल दिया गया था। उस समय वह अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए लौटा था। क्या तुमने अपने तीसरे चाचा को मार डाला? लिन बा दाओ ने लाश को देखते हुए कहा। वह लिन फैंग को निर्मम निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों में हत्या का भाव था। तीसरे चाचा, लिन फैंग ने हंसते हुए कहा और फिर जोड़ा, लिन बा दाओ, तुम और लिन हाओ रान, क्या तुमने कभी मेरे चाचाओं की तरह व्यवहार किया है? लिन बा दाओ स्तब्ध रह गया। उसने और लिन हाओ रान ने सचमुच लिन फैंग के पिता के खिलाफ साजिश रची थी। लिन फैंग उनके लिए कभी भतीजे जैसा नहीं था। तुमने मुझे कभी अपना भतीजा नहीं माना। तुमने हमेशा मुझे कचरे का टुकड़ा समझा और मेरा अपमान किया। तुमने मुझे कुल से निकाल दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। उस समय तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे चाचा हो, है ना? अब जब मैंने उसे मार डाला है तब तुम्हें याद आया कि वह मेरा चाचा था। लिन बा दाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हास्यास्पद व्यवहार कर रहे हो?
लिन फैंग ने व्यंग्य करते हुए कहा और आगे बोला, इसके अलावा अब मैं लिन कुल का सदस्य नहीं हूं। अगर कोई मेरे पिता का अपमान करने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। एक बार फिर लिन फैंग खुलेआम सबको धमकी दे रहा था। उसके शब्द बेहद कठोर थे। उस क्षण लिन फैंग के शब्द तेज तलवारों की तरह थे। लिन वंश के लोगों में से कई लोग लिन फैंग को वंश से निकाले जाने पर खेद व्यक्त कर रहे थे। यदि वह लिन वंश में होता तो वह लिन कियान से कहीं अधिक प्रतिष्ठित होता। लेकिन सब लोग चुप रहे। वातावरण भयावह रूप से शांत था। लिन फैंग का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वह जोर से हंसना चाहता हो। उसने कहा, अब लिन कुल में कायरता का माहौल फैल रहा है। यहाँ बस कुछ ही लोग बचे हैं जिन्हें कुल प्रमुख लिन बा दाओ की चापलूसी करने के अलावा कुछ नहीं आता। तुम में से किसी में भी चरित्र की दृढ़ता नहीं है और कुल का कोई भविष्य नहीं है। ये हास्यास्पद और दुखद है। लिन बा दाओ कुल प्रमुख बनने का यही परिणाम है। जब लिन फैंग ने अपनी बात समाप्त की तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि लिन फैंग की कही बात सच थी। उस समय वह युद्ध के मैदान पर खड़ा था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सभी लोग मौन रह गए। अगर लिन हाई वहां होते तो वे प्रेरणा का स्रोत होते, भले ही वे अक्सर दिखाई नहीं देते थे। वे लिन बा दाओ से बिल्कुल अलग थे। लिन कबीले के लोग जब उन्होंने लिन फैंग को उनका मजाक उड़ाते हुए सुना तो सभी अपमानित महसूस करने लगे। लिन बा दाओ, अतीत में तुमने मेरे पिता और मुझे कबीले से बाहर निकालने की साजिश रची थी। अब मैं युद्ध के मैदान में हमारी गरिमा और सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए लौट आया हूँ। लिन बा दाओ, क्या तुम अपने कायर जीवन में एक बार भी असली मर्द की तरह व्यवहार कर सकते हो और मेरे साथ युद्ध के मैदान में आ सकते हो? लिन फैंग लिन बा दाओ को चुनौती दे रहे थे। लिन बा दाओ असमंजस में दिख रहा था। उसके द्वारा निष्कासित किया गया लिन फैंग आश्चर्यजनक रूप से उसे चुनौती दे रहा था। वह कितना शक्तिशाली था। भीड़ ने लिन बा दाओ की ओर देखा। लिन बा दाओ धीरे धीरे उठा, लेकिन अचानक उसने लिन कियान को चिल्लाते हुए सुना, पिताजी, उससे मत लड़िए। भीड़ स्तब्ध रह गई और लिन कियान को देखने लगी। उन्होंने देखा कि लिन कियान लगातार अपना सिर हिलाकर अपने पिता को रोक रही थी। लिन कियान अपने पिता को लिन फैंग के खिलाफ लड़ने से रोकना चाहती थी। जब लिन फैंग आया तो उसने लिन कियान को चुनौती दी। लिन कियान ने तो लिन फैंग से लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसकी असली ताकत जानती हो? क्या लिन कियान को पता था कि लिन फैंग इतने समय से कहाँ था? क्या उसे उसकी असली ताकत का भी पता था? गद्दार! एक आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। एक आकृति हवा में तेजी से दौड़ रही थी। वह भव्य दिख रही थी। कई लोग उस आकृति को देखकर प्रसन्न हुए। वह आदरणीय बुजुर्ग लिन रुई थे। अतीत में उसने लिन हाई को घायल किया था और लिन फैंग और लिन हाई को कबीले से निकाले जाने में भी उसका हाथ था। अब वह फिर से अपना असली रूप दिखा रहा था। लिन फैंग की मौत निश्चित थी। आदरणीय बुजुर्ग! लिन कबीले के सभी सदस्य आकाश से उतर रहे लिन रुई के सामने थोड़ा झुक गए। उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी और उन्होंने कहा, गद्दार का बेटा लौट आया है। सब लोग जल्दी करो और उसे मार डालो। हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी गद्दार को मारना होगा। सब लोग, उन्हें उसे एक साथ पकड़ना पड़ा। भीड़ स्तब्ध रह गई। हालांकि लिन बा दाओ ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, लिन वंश के सदस्यों, आदेश सुनो, लिन फैंग को मार डालो। जब लिन बा दाओ ने बोलना समाप्त किया तो कई लोग अनिच्छा से लड़ाई के मंच की ओर चलने लगे। लिन फैंग ने भीड़ पर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। क्या सब मिलकर उसके खिलाफ है? तो वे एक अनुचित लड़ाई चाहते थे, है ना? नालैन कबीले में लिन फैंग ने स्वयं कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने केवल अपने शब्दों से ही सब कुछ नियंत्रित किया था। हालांकि वह लिन कबीले में एक अलग कारण से गया था। वह अपना सम्मान और प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता था। इस बार वह युद्ध के मैदान पर अपना सम्मान वापस पाना चाहता था, न कि अपनी स्थिति और अधिकार का उपयोग करके। लेकिन इस समय लिन कबीला उस पर हमला करना चाहता है। क्या पूरा कबीला उसके खिलाफ है? लिन फैंग हंसा, आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, व्यवस्था बनाए रखो। रहा है। लिन कबीले के सदस्य स्तब्ध रह गए। अचानक उन्हें चारों ओर से एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आया हो और जमीन कांप रही हो। धमाका! बूम बूम बूम! वातावरण में बेहद तेज धमाकों की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो कंपन से इमारतें ढह जाएंगी। कोई लिन कबीले पर हमला करने आ रहा था। वे उनके इलाके में लगे बैरिकेड्स को तोड़ रहे थे। भीड़ कांप रही थी। हर पल आवाजें और करीब आती जा रही थी। हर किसी के दिल की धड़कन के साथ शोर पूरे वातावरण में फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो हजारों हजारों घुड़सवारों का झुंड पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा हो और लिन कबीले के जिले के चारों कोनों से आ रहा हो। उन्होंने तुरंत लिन कबीले के जिले में प्रवेश किया और भीड़ की ओर सरपट दौड़ पड़े। आदरणीय बुजुर्ग! भीड़ ने चारों ओर देखा और उस भव्य आदरणीय बुजुर्ग को निहारा। ऐसा लग रहा था मानो आकाश से कोई अत्यंत भारी ऊर्जा उन पर गिर पड़ी हो। यह ऊर्जा निरंतर थी और भीड़ के और करीब आती जा रही थी। वातावरण में व्याप्त ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि वह काट सकती थी, जिससे भीड़ पीड़ा में थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे तीव्र दबाव के कारण दम घुट रहे हों। आदरणीय बुजुर्ग लिन रुई का चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें अपनी ओर आती हुई अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हो रहा था। इसके अलावा उन्हें यह भी पता चल रहा था कि बख्तरबंद घोड़े चारों दिशाओं से उनकी ओर दौड़ रहे हैं। लिन कबीले में इतनी बड़ी संख्या में घुड़सवार सेना क्यों आ रही थी? वहां देखो! भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। भीड़ ने इलाके के उत्तर की ओर देखा। तुरंत बाद दूर से लाल रंग की आकृतियां दिखाई देने लगी। लाल घोड़े, लाल कवच, कितना प्रभावशाली और भव्य! ये चीशी घुड़सवार सेना की पूरी टुकड़ी थी। वे उनकी ओर बढ़ रहे थे। लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। लिन कबीले के लोग अचंभित रह गए। ये कैसे संभव था? इतनी शक्तिशाली बख्तरबंद घुड़सवार सेना लिन कबीले पर हमला करने क्यों आई थी? वहां भी कुछ लोग हैं।
भयभीत भीड़ चिल्लाए। दक्षिण में भी एक सेना थी और वहां भी चीशी की घुड़सवार सेना पूरब से, पश्चिम से, हर तरफ से आ रही थी। हर तरफ चीशी की सेना ने घेरा डाल रखा था। ये लाल रंग का एक अंतहीन सागर था। यह एक भव्य और भयावह दृश्य था। लोगों के दिल बुरी तरह कांप रहे थे। वे सब चुपचाप पीड़ा सह रहे थे। केवल घुड़सवार सेना के आने की आवाज सुनाई दे रही थी। भीड़ उस पूरे दृश्य को बस खाली निगाहों से देखती रही। कुछ पलों के लिए तो दहशत के मारे वे सब बेहोश भी हो गए। वह एक सेना थी, एक बेहद शक्तिशाली सेना। वह सेना मानो अंतहीन प्रतीत हो रही थी, मानो लाखों सैनिक हों। इसके अलावा उन सभी की निगाहें बेहद तीखी थीं और वे अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। उस सेना को उनके शत्रुओं के खून से लाल रंग में रंगा जाना चाहिए। जब भीड़ ने उस अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस किया तो उनके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। लिन कबीले की वार्षिक सभा के दौरान एक रक्त लाल सेना प्रकट हुई थी और उन्हें घेर रही थी। अगर सेना लिन कबीले का सफाया करना चाहे तो ये धूल झाड़ने जितना आसान होगा। ये कौन है? इतनी शक्तिशाली सेना लिन कबीले के पास क्यों आए है? सभी लोग पूरी तरह से अचंभित थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी शक्तिशाली सेना और युद्ध के मैदान में खड़े उस युवक के बीच कोई संबंध हो सकता है। उन्होंने ऐसे भयानक विचार के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। हालांकि लिन फैंग ने अभी अभी व्यवस्था बनाए रखे चिल्लाया था, लेकिन उन्होंने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया था। उनके पास चिंता करने के लिए और भी बहुत कुछ था और भीड़ का पूरा ध्यान उस शक्तिशाली सेना पर केंद्रित था। उस शक्तिशाली सेना ने उन्हें घेर लिया था। भीड़ में से कुछ घोड़े निकल रहे थे। वे संभवतः सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी थे। लिन कबीले के सभी सदस्य एक तरफ हट रहे थे, उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे युद्ध के मैदान को घेरे हुए थे, लेकिन सभी इकट्ठा होकर लिन फैंग की ओर मुख किए खड़े थे। लिन फैंग ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उच्च पदस्थ अधिकारी लिन फैंग की ओर बढ़े। वो मूर्ख, क्या वो जीने से थक गया है? भीड़ मन ही मन लिन फैंग को कोस रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वो अभी भी मंच पर खड़ा था। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि वो उन्हें किसी झगड़े में न घसीटे। उसी क्षण घुड़सवार सेना युद्ध क्षेत्र के किनारे पर रुक गई और भीड़ की ओर एक नजर डाली। तुरंत ही सबकी धड़कनें तेज हो गईं। इन लोगों के चेहरे के भाव इतने तीखे और निर्मम थे। वे सभी अत्यंत शक्तिशाली साधक थे। सेना में सबसे कमजोर भी लिन कबीले के एक बुजुर्ग के बराबर था, और जो प्रभारी थे वे तो और भी अधिक शक्तिशाली थे। लिन रुई भी बेहद शक्तिशाली था। सेना में कम से कम 3 लोग ऐसे थे जिनकी शक्ति उसके बराबर या उससे थोड़ी कम थी। इसके अलावा अगर युद्ध होता तो सेना में एक ऐसा व्यक्ति था जो अकेले ही लिन रुई को मार सकता था। चीशी की सेना अपनी शक्तिशाली ची ऊर्जा का प्रवाह कर रही थी। ये लोग युद्धों से उत्पन्न हुए थे और अक्सर अपने शत्रुओं के रक्त में नहाते थे। वे युद्ध के देवता थे। वे एक साधारण सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उनके पास अविश्वसनीय युद्ध अनुभव था और वे सामान्य साधकों से कहीं श्रेष्ठ थे। आज आप मेरे लिन कबीले में आए हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं हर संभव तरीके से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। लिन रुई ने सेना की ओर देखा और अत्यंत आदरपूर्ण स्वर में बोला। उसने कूटनीति की रणनीति अपनाई थी। अगर वह उन्हें क्रोधित करता तो वे पूरे कबीले का सफाया कर सकते थे। उसके लिए विनम्र रहना ही बेहतर था। उस समय वह अत्यंत आदरपूर्वक झुक रहा था। वह ठीक उसी तरह झुक रहा था जैसे लिन कबीले के लोग पहले उसके सामने झुकते थे। इतनी शक्तिशाली सेना के सामने वह बिल्कुल अलग व्यक्ति प्रतीत हो रहा था। हालांकि सैनिकों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। तुरंत बाद वे अपने घोड़ों से नीचे कूद गए, अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और एक साथ चिल्लाते हुए झुके, अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी कहाँ थे? भीड़ स्तब्ध रह गई। वे पागलों की तरह इधर उधर देखने लगे और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जो इन शक्तिशाली सैनिकों के किसी अधिकारी जैसा दिखता हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति आने वाला हो? हवा में कुछ हल्की सी आवाजें गूंज उठीं। यहाँ हजारों सैनिक मौजूद थे। इसके अलावा भीड़ को आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि उनमें से कुछ जमीन पर घुटने टेके हुए थे। अधिकारी! उसी क्षण हजारों लोगों के एक साथ चिल्लाने से एक जोरदार गर्जना हुई और पूरी सेना के घुटने टेकने से धरती हिल गई। पूरी सेना घुटने टेककर सलामी दे रही थी। वह एक अद्भुत दृश्य था। ज़ुयुए में लोगों को केवल शाही परिवार के सामने ही घुटने टेककर सम्मान व्यक्त करना होता था। दूसरों के सामने केवल झुकना ही पर्याप्त था। लेकिन सैनिक अपने अधिकारी के प्रति भक्ति और सम्मान के प्रतीक के रूप में घुटने टेकते थे। उन्होंने अपना जीवन अपने अधिकारी को समर्पित कर दिया था। यह उनके अधिकारी का सम्मान करने का उनका तरीका था। उस समय पूरी सेना एक ही दिशा की ओर यानी युद्ध के मैदान की ओर मुंह करके घुटने टेककर बैठी थी। हजारों चीशी सैनिक घुटनों के बल बैठे थे और उनके दिमाग अविश्वसनीय गति से काम कर रहे थे, लेकिन उनके दिल उनकी बुद्धि से कहीं अधिक तेजी से धड़क रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से ये सैनिक घुटनों के बल बैठकर अपने अधिकारी को सलाम कर रहे थे। भीड़ चारों ओर देख रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो युद्ध में माहिर अधिकारी जैसा लग रहा हो। अंत में उन्होंने उस दिशा में देखा जिधर सैनिक मुंह किए हुए थे। वे सभी युद्ध के मैदान की ओर मुंह किए हुए थे। सब लोग पलके झपका रहे थे, मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो रहा हो। असंभव, बिल्कुल असंभव। भीड़ अंततः लड़ाई के मंच पर खड़े उस युवक की ओर देख रही थी। हालांकि उन्हें पहले से ही अंदाजा था, फिर भी किसी ने सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। वे स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हल्की हवा चल रही थी जिससे लिन फैंग का चोला फड़फड़ाने लगा। फिर उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, सब लोग खड़े हो जाओ। रोजर, ऑफिसर, सभी सैनिकों ने एक साथ कहा और वे सभी पूर्ण सामंजस्य के साथ अपने पैरों पर खड़े हो गए। भीड़ में मौजूद लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनकी छाती में खंजर घोंप दिया हो। वे इस तरह कांप रहे थे मानो वे कभी भी गिर पड़ेंगे। लिन फैंग, ये लिन फैंग था। आश्चर्यजनक रूप से ये वास्तव में लिन फैंग था।
भीड़ स्तब्ध रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस व्यक्ति के सामने सभी सैनिक घुटने टेककर सलाम कर रहे थे, वह आश्चर्यजनक रूप से युद्ध के मैदान में खड़ा एकमात्र व्यक्ति था, लिन फैंग। ये वही युवक था जिसे वे लोग कचरे का टुकड़ा कहते थे और लिन कबीले से निकाल दिया था। भीड़ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। लिन रूई दर्द से कराह उठा, उसका खून खौल रहा था, मानो उसके मुंह से खून निकल ही गया हो। वह लिन फैंग को टकटकी लगाकर देख रहा था। अधिकारी जी, ऐसा कैसे संभव है? लिन रूई ने आश्चर्यचकित होकर सोचा। लिन बादाओ को भी यकीन नहीं हुआ। हैरानी की बात यह थी कि वह अधिकारी लिन फैंग था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लिन फैंग अपना सम्मान वापस पाने के लिए लिन कबीले में आया था, लेकिन वह अकेला नहीं आया था। खांसी। लिन बादाओ खून की उल्टी कर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उनका अंत निश्चित था, यही उनका आखिरी दिन होगा। साथ मैदान में आओ और मुझे मार डालो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? लिन फैंग भीड़ को ठंडे और उदासीन स्वर में देख रहा था। लिन कबीले के लोग कांप रहे थे। क्या वे ऐसा करने की हिम्मत करेंगे? इतनी शक्तिशाली सेना को लिन कबीले का सफाया करने और उसके सभी सदस्यों का नरसंहार करने में महज कुछ सेकंड लगे। क्या वे फिर भी मिलकर लिन फैंग पर हमला करने की हिम्मत करेंगे? आदरणीय बुजुर्ग, आप बड़े ही गरिमा में हैं। पहले तो आपने ही उन्हें मुझ पर समूह में हमला करने का आदेश दिया था, अब आप वहां खड़े हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? लिन फैंग व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए खड़ा था। आदरणीय बुजुर्ग का चेहरा कठोर हो गया। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे। उस क्षण सभी का जीवन लिन फैंग के हाथों में था। आदरणीय बुजुर्ग, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपने मेरे पिता पर पीछे से हमला किया और एक ही वार में उन्हें घायल कर दिया। आपने मुझे और मेरे पिता को लिन कुल से भी निकाल दिया। कितना दबंग और प्रभावशाली। अब मैं आपको एक बार फिर सबके सामने अपनी अजेय शक्ति दिखाने का मौका देता हूं। जब लिन फैंग ने देखा कि लिन रूई चुप है, तो उसने बोलना जारी रखा। अतीत में उसके पिता ने अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया था। कोई भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि सम्मानित बुजुर्ग लिन रूई को भी स्वयं आकर लिन हाई को घायल करना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने उन्हें कबीले से निकाल दिया था। लिन फैंग लिन रूई को कैसे भूल सकता था? तुमने मेरे पिता और मुझे कबीले से निकाल दिया। जब भीड़ ने ये शब्द सुने तो वे सब अचंभित रह गए। दरअसल इतनी भयानक सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी उन्हीं के कबीले का था, लेकिन उसे निष्कासित कर दिया गया था। लिन फैंग ने अपनी ताकत के दम पर अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसने 9वें बुजुर्ग और लिन हाओरान को आसानी से मार डाला था। इसके अलावा वह चीशी सेना का अधिकारी भी बन चुका था। हजारों लोग उसका सम्मान करते थे। यहाँ तक कि छोटे से लिन कबीले की बात छोड़ दें तो उस समय लिन फैंग यांगझोउ शहर को भी पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। लेकिन इतने अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति को लिन कबीले से निकाल दिया गया। उसे जबरन जाना पड़ा। ये कैसा मजाक था? हालांकि यही कड़वी सच्चाई थी और इसने कबीले के कई सदस्यों को निश्चित रूप से दुखी कर दिया। ऐसे प्रतिभाशाली लोग 1000 साल में एक बार ही पैदा होते थे, लेकिन उन्होंने उसे कबीले से निकाल दिया और उसके मन में कबीले के प्रति नफरत पैदा कर दी। अगर लिन फैंग हमारे कबीले में होता तो हमारे कबीले की प्रतिष्ठा कितनी होती। बहुत से लोग ये कल्पना करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर लिन फैंग को लिन कबीले से निष्कासित नहीं किया गया होता तो क्या होता। लिन फैंग की वर्तमान शक्ति के बल पर उसने यांगझोउ शहर पर अधिकार कर लिया था, इसलिए यदि लिन फैंग अभी भी उनके कबीले में होता तो इसका अर्थ होता कि यांगझोउ का पूरा शहर लिन कबीले का होता। उनका सपना शहर में नालैन कबीले को पछाड़कर शीर्ष कबीला बनना था, लेकिन इस सपने को साकार करने का दायित्व लिन कियान को सौंपा गया था। लिन परिवार वास्तव में यांगझोउ शहर पर पूर्ण स्वामित्व हासिल कर सकता था। उनके सपने की तुलना में ये कहीं बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि एक गलत निर्णय के कारण उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। लिन रूई लिन फैंग को देख रहा था लेकिन चुप रहा। उसने लिन फैंग को कबीले से निकाल दिया था। क्या वह अंधा हो गया था? चूंकि तुम बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। पहला ये कि तुम दोनों मिलकर युद्ध के मैदान में उतरकर परिणाम देखो। दूसरा ये कि तुम और मैं युद्ध करें। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुरंत लिन कबीले से अपनी सेना वापस बुला लूंगा। जब लिन फैंग ने देखा कि लिन रूई ने कोई बात नहीं की, तो लिन फैंग ने एक ऐसा विकल्प पेश किया जिसने भीड़ को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लिन फैंग लिन रूई को ऐसा विकल्प देगा। लिन रूई के पास लिन फैंग को हराने और उसे सेना वापस बुलाने का अवसर था। लिन रूई लिन कुल के सम्मानित बुजुर्ग थे। वे बेहद शक्तिशाली थे और जुबानची स्तर को पार करने के बहुत करीब थे। उनका हर हमला बेहद ताकतवर होता था। इसके अलावा लिन फैंग की उम्र कितनी थी? भले ही वे प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे लिन रूई का मुकाबला कैसे कर सकते थे? लिन फैंग इतना युवा और घमंडी है। वह अपनी प्रतिभा के कारण पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह पहले से ही एक पूरी सेना का नियंत्रण संभाल रहा है, इसलिए वह इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। लिन कबीले के सदस्यों ने सोचा। उनकी नजर में लिन फैंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह कभी भी लिन रूई को हरा नहीं पाएगा। लिन रूई लगभग 80 वर्ष का था। वह एक युवा लड़के को कैसे हरा सकता था? लिन फैंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लिन रूई ने अभी कुछ बोला भी नहीं था कि लिन बादाओ ने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। उनके सामने एक विशाल सेना थी, इसलिए उनमें से किसी की भी लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर लिन फैंग उन्हें मारना चाहता तो वे मर जाते। लिन बादाओ की बस एक ही उम्मीद थी कि लिन फैंग अपनी सेना वापस बुला ले। लिन फैंग धीरे से मुड़ा और लिन बादाओ की ओर देखा। लिन फैंग मुस्कुराया, मानो वह उन्हें फिर से चिढ़ाने वाला हो। मुझे माफ करना लिन बादाओ, मेरी शर्तों में एक बात शामिल है। चाहे मैं जीतूं या लिन रूई जीते, तुम लिन बादाओ यहीं मरोगे। लिन फैंग की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन लिन बादाओ दंग रह गया।
उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसके शरीर से ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। चाहे युद्ध में कोई भी जीते, लिन बादाओ की मृत्यु निश्चित थी। बेशक मैं तुम्हें मौका दूंगा। अगर तुम उस आदरणीय बुजुर्ग को मारने में कामयाब हो गए तो मैं हमारे अतीत को भुला दूंगा। लिन फैंग हंसते हुए बोला। लिन बादाओ अचंभित रह गया। उसने तुरंत लिन रुई की ओर देखा। असंभव, मैं लिन बादाओ उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। लिन रुई मेरे बड़े हैं, मैं उन पर कभी हमला नहीं करूंगा। लिन बादाओ ने नैतिकता और न्याय के स्वर में कहा। उनकी सत्यनिष्ठा ने आदर उत्पन्न किया। लिन कुल के सभी लोग सहमति में हल्के से सिर हिला रहे थे। उसी क्षण वातावरण में एक हमला हुआ। लिन बादाओ का हाथ ठंडी टिमटिमाती रोशनी से घिरा हुआ था। एक खंजर पूरी गति से लिन रुई की पीठ की ओर बढ़ रहा था। ये लिन रुई को जान से मारने के उद्देश्य से किया गया एक निर्मम अचानक हमला था। भीड़ स्तब्ध रह गई। लिन बादाओ के शब्द अभी उनके मन में ताजा ही थे, लेकिन वह पहले ही छुपकर हमला कर रहा था। उसने अपना पाखंड साबित कर दिया था। अपनी जान बचाने के लिए लिन बादाओ अपनी निर्लजता दिखाने को तैयार था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन रुई चिल्लाया। जिस क्षण लिन बादाओ का खंजर लगभग लिन रुई तक पहुंच ही गया था, लिन रुई ने अपनी आत्मा के साथ साथ एक अत्यंत ठंडी बर्फीली ऊर्जा भी छोड़ी। पलक झपकते ही लिन बादाओ का खंजर और हाथ जमकर राख हो गए। मरना! आदरणीय बुजुर्गों की क्रोधित चीख पूरे वातावरण में गूंज उठी। लिन रुई की हथेली लिन बादाओ की छाती पर लगी और तुरंत ही वह बर्फ की एक परत से ढक गया, मानो बर्फ में ही जमने वाला हो। बूढ़ा मूर्ख! लिन फैंग ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। लिन बादाओ ने हमला किया था, लेकिन लिन रुई ने ठीक उसी समय जवाबी हमला कर दिया। वह पूरे समय लिन बादाओ की रक्षा कर रहा था। साधना के मार्ग पर ऐसे अनेक लोग थे जो अपने जीवन के लिए अपने आसपास के लोगों का बलिदान करने को तैयार थे। लिन रुई लगभग 80 वर्ष जी चुका था। वह लिन बादाओ के मुख से निकले शब्दों पर कैसे विश्वास कर सकता था? लिन बादाओ, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है और तुमने मुझ पर अचानक हमला करने की हिम्मत की। अब मुझे तुम्हारे असभ्य व्यवहार के लिए दोष मत देना। लिन रुई ने अपनी आवाज में जानलेवा इरादे के साथ कहा। उसके शरीर से निकलने वाली तीक्ष्ण ठंडी ऊर्जा और भी तीव्र होती जा रही थी। नहीं पिताजी, लिन रुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसी क्षण दो लोग गुस्से से चिल्लाए। वे लिन कियान और उसका भाई थे। दोनों ने लिन रुई पर हमला कर दिया। दफा हो जाओ! लिन रुई ने अपना हाथ उठाया और अपनी बर्फीली ऊर्जा छोड़ी। उस समय वह लिन कियान की परवाह कैसे कर सकता था? उसे तो बस अपनी जान की फिक्र थी। मर जा! लिन रुई ने क्रूरता से चिल्लाया। उसकी बर्फीली ऊर्जा उसके सभी हमलों में समाहित हो गई। लिन बादाओ कांप रहा था। उसका शरीर 2 बार फड़क उठा। पलक झपकते ही संघनित बर्फीली ऊर्जा फट पड़ी और वह जमकर मर गया। लिन बादाओ लिन वंश का मुखिया बनने की लालसा में अनैतिक तरीकों का निर्दयतापूर्वक इस्तेमाल करता था और अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ साजिश रचता था। अंततः इसका परिणाम दुखद रहा। पिताजी! 2 आवाजें एक साथ सुनाई दी। लिन रुई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा बेहद निर्मम लग रहा था। क्या लिन कबीला सचमुच एक परिवार था? वे एक दूसरे को इतनी आसानी से और बेरहमी से कैसे मार सकते थे? लिन बादाओ लिन रुई को मारना चाहता था, लेकिन लिन रुई ने उसे मार डाला। अब इन सभी लोगों का असली चेहरा सामने आ गया था और उनकी असल धोखेबाजी उजागर हो गई थी। लिन रुई ने लिन फैंग को देखा और लड़ाई के मैदान में कूद पड़ा। फिर उसने लिन फैंग से कहा, लिन बादाओ मर चुका है। मैंने उसे तुम्हारे लिए मारा है। वैसे लिन फैंग, तुम एक असाधारण प्रतिभाशाली हो। मैं मानता हूं कि मैं अंधा था। आज चलो लड़ते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं अपनी मृत्यु स्वीकार कर लूंगा। लिन रुई के शब्द प्रेरणादायक और उच्च एवं धार्मिक आभा से भरे हुए थे, लेकिन लिन फैंग को जरा भी परवाह नहीं थी। कितना मूर्ख बुजुर्ग! लिन फैंग के दिल में दया जगाने के लिए इतनी मीठी बातें कह रहा था, जबकि इतने वर्षों का जीवन जीकर वह षड्यंत्र रचने में माहिर हो चुका था। उसने बिना किसी संकोच के निर्दयता से लिन बादाओ की हत्या कर दी। इतने मीठे शब्दों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, अगर तुम जीत गए तो मैं अपनी सेना वापस बुला लूंगा। अगर तुम हार गए तो ऐसा नहीं है कि तुम मौत को गले लगा लोगे, तुम तो मौत की भीख मांगोगे। लिन फैंग शांत स्वर में बोले। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं हमला कर रहा हूं, सावधान रहो। लिन रुई ने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी बर्फीली आत्मा शक्तिशाली ऊर्जा के साथ वातावरण में फैल रही थी। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बर्फीली ऊर्जा लिन फैंग की ओर तेजी से बढ़ी। लिन फैंग ने सिर हिलाया। वे लड़ रहे थे। लिन रुई को उसके प्रति इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। लिन फैंग ने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया और भयंकर तलवार ऊर्जा से अपना हाथ उठाया। ठीक उसी क्षण जब तलवार ऊर्जा लिन रुई के शरीर तक पहुंचने ही वाली थी, लिन फैंग ने अपना हाथ नीचे की ओर चलाया। ढलते सूरज के नीचे सूर्यास्त के समय एक नायक जिसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। जब लिन रुई ने लिन फैंग का हाथ देखा तो उसे लगा जैसे वह कोई भ्रम देख रहा हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सूरज डूबने लगा हो। अस्त होते सूरज की तलवार। लिन फैंग ने अपने हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल किया। उसके हाथ ने वातावरण को चीर दिया। खून हवा में फैल गया और लिन रुई का हाथ हवा में उड़ गया। एक ही वार से लिन रुई की एक भुजा कट गई। भीड़ ने उस हाथ को हवा में लहराते देखा तो वे एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गए। उस हमले से तेजस्वी प्रकाश नहीं फैला। उन्होंने तलवार तक नहीं देखी थी। लिन फैंग की तलवार उसका हाथ था। उसका पूरा शरीर ही तलवार था। वह एक ऐसी तलवार थी जिसमें चमक और वैभव नहीं था। थोड़े ही समय में लिन फैंग आश्चर्यजनक रूप से बेहद शक्तिशाली हो गया था। यहाँ तक कि सम्मानित बुजुर्ग भी अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वे उसके एक भी हमले को सहन नहीं कर पाए थे। लिन रुई के पास नोवेल लिंची स्तर की शक्ति थी। उसे जुवानची स्तर तक पहुंचने के लिए बस एक कदम और बढ़ाना था।
लेकिन लिन फैंग का स्तर क्या था? लिन फैंग केवल 17 वर्ष का था और लिन कुल के कई कनिष्ठों की तरह युवा था, लेकिन लिन कुल के लोग हमेशा अपने माता पिता और कुल पर निर्भर रहते थे। लिन फैंग बाकी सबसे बिल्कुल अलग था क्योंकि वह पहले से ही बेहद शक्तिशाली था और एक सेना का नेतृत्व करता था। यह एक बहुत बड़ा अंतर था और लिन कबीले के युवा उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। लिन कबीले से निष्कासित वह युवक पहले से ही उनके पूरे कबीले से ऊपर था और उसने उन्हें अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया था। आह! लिन रुई ने एक भयानक चीख मारी। उसने अपना बचा हुआ हाथ उठाया और अपनी पूरी बर्फीली ऊर्जा को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हमले में झोंक दिया। लेकिन लिन फैंग फिर से हरकत में आ गया। वह फुर्तीला और चुस्त था। ऐसा लग रहा था मानो वह धरती के साथ समाहित हो गया हो। उसका रूप रहस्यमय था। एक प्रकाश चमका, तुरंत ही लिन रुई का हाथ लिन फैंग के कंधे को हल्का सा छू गया और बर्फ प्रकट होने लगी। लेकिन फिर लिन फैंग ने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया और तलवार की रोशनी से पूरा वातावरण भर गया। स्लैश! लिन फैंग का हाथ उल्कापिंड की तरह चला, खून हवा में फैल गया। लिन रुई का दूसरा हाथ भी कट गया था। लिन फैंग ने उसे भी पहले हाथ की तरह ही आसानी से काट दिया था। लिन फैंग लिन रुई से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लिन फैंग तेजी से लिन रुई के पास से गुजरा और उस समय वह लिन रुई की पीठ के पीछे था। लिन फैंग का हाथ उसकी पीठ में घुसा हुआ था और वह शांत और निर्मल दिख रहा था। आह! उद्धरण चिन्ह! दर्द भरी चीख हवा में गूंज उठी। लिन रुई को ऐसा लगा मानो उसके आसपास की दुनिया कांप रही हो। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। जमीन पर खून बहना बंद नहीं हुआ था, लेकिन लिन रुई के दिल को अपने कटे हुए हाथों से भी ज्यादा दर्द हो रहा था। अगर लिन फैंग उसे नहीं मारता तो वह उसकी साधना को पूरी तरह से नष्ट कर देता। आदरणीय बुजुर्ग, अतीत में आप बहुत शक्तिशाली थे और सब कुछ आपके नियंत्रण में था। आप जो चाहे कर सकते थे। आपने मेरे पिता और मुझे कबीले से निकाल दिया। आपने एक नया कबीले का मुखिया चुना। आपने मेरे पिता पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। अब मैं वापस आ गया हूं और मैं आपसे अधिक शक्तिशाली हूं, इसलिए अब सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो आपकी भुजाएं काट सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो आपको मार सकता हूं। लिन रुई की पीठ के पीछे से लिन फैंग की आवाज आ रही थी। ये शब्द कठोर वास्तविकता थे। उस दुनिया में ताकत ही सबसे महत्वपूर्ण थी। ताकतवर व्यक्ति कमजोरों पर अपना दबदबा रखता था और अपनी मनमर्जी कर सकता था। पहले लिन रुई को फायदा था, उसने लिन फैंग के पिता को घायल कर दिया था और उन्हें निकाल दिया था। अब लिन फैंग उससे ज्यादा ताकतवर था और उसने आसानी से उनकी भुजाएं काट दी थीं। भला इसके सामने कौन कुछ कर सकता था? अगर वह किसी की भी साधना को बाधित करना चाहता तो वह कर सकता था। अगर वह किसी को मारना चाहता तो वह मार सकता था। लिन रुई का दिल बुरी तरह दुख रहा था। उस पल उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपना मुंह कसकर बंद रखा था। वह लिन फैंग से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लिन फैंग सही कह रहा था, उस दुनिया में ताकतवर ही सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। अगर लिन रुई को जीवित रहना था तो उसे चुप रहना ही था, भले ही वह लिन फैंग से कितनी भी नफरत करता हो। अपंग हो जाना भी मरने से बेहतर है। लिन रुई बूढ़ा हो चुका था और जीवन को महत्व देता था। वह मरना नहीं चाहता था। लिन रुई, आज मैं तुम पर दया करूंगा और तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम अधमरे हो। मैंने तुम्हारे अतीत के कर्मों के कारण तुम्हारी भुजाएं काट दी थीं। अब तुम्हें मेरी नजरों से ओझल हो जाना होगा। अगर कभी तुम्हें बदला लेने का मौका मिले तो मुझसे भिड़ जाना। लिन फैंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। उसकी हैसियत चाहे जो भी हो, उस दुनिया में सिर्फ ताकत ही मायने रखती थी। लिन रुई कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर लिन फैंग को देखा। तुरंत बाद वह चलने लगा और धीरे धीरे चला गया। वह अकेला और उदास दिख रहा था। अतीत में की गई इतनी बड़ी गलती की यही कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। लिन रुई के जाने के बाद लिन फैंग ने दूर तक देखा और फिर महान गुरु और तीसरे गुरु की ओर देखा। उसने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, महान गुरु, तीसरे गुरु, आप दोनों अपनी साधना शक्ति को स्वयं ही नष्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत कीजिए, अन्यथा 2 भुजाओं का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। लिन फैंग शांत और गंभीर स्वर में बोल रहा था, जबकि दोनों बुजुर्गों का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें यही उम्मीद करनी चाहिए थी। लिन फैंग अतीत में उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का बदला ले रहा था। उस समय वे लिन फैंग को लगातार अपमानित करते रहे, उसे जाने के लिए मजबूर करते रहे। ये दोनों लोग लिन बादाओं के साथी थे, इसलिए लिन फैंग चाहता था कि वे अपनी साधना को ही नष्ट कर दें। जब महान गुरु ने दूर से आती हुई भुजाहीन आकृति को देखा तो वे अचानक पागलों की तरह हंसने लगे। तुरंत बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और अपनी ही साधना पर प्रहार कर दिया। वे कराह उठे और उनके मुंह से खून बहने लगा। उन्होंने अपनी ही साधना को पनडुब्बी बना दिया था। तीसरा बुजुर्ग कांप रहा था। वह धीरे धीरे और हिचकिचाते हुए अपना हाथ हिला रहा था, लेकिन हमला नहीं कर रहा था। तीसरे बुजुर्ग, अगर आप मरना नहीं चाहते तो तुरंत अपनी साधना शक्ति को कमजोर कर लीजिए। महान बुजुर्ग ने तनाव भरे स्वर में कहा। तीसरे बुजुर्ग और भी ज्यादा कांप रहे थे। उन्होंने महान बुजुर्ग की ओर देखा और अपनी साधना शक्ति को भी कमजोर कर लिया। कुल के मुखिया लिन बादाओ की मृत्यु हो गई थी। तीसरे चाचा लिन हाओरान की मृत्यु हो गई थी। 9वें बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी। सम्मानित बुजुर्ग के पास अब भुजाएं नहीं थी। महान बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग ने अपनी साधना को अपंग कर दिया था। लिन फैंग वापस आ गया था और उसने लोगों के दिलों में दहशत फैला दी थी। लिन फैंग लड़ाई के मंच पर खड़ा था और भीड़ को देखते हुए उदासीन स्वर में बोला, बाकी सब, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों न करो, बशर्ते तुम सही व्यवहार करो। बेशक अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम अपने भविष्य के बारे में सोच समझकर फैसला करो। लिन फैंग के बोलने के बाद वह मुड़े और मंच से नीचे उतरे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और पलक झपकते ही असंख्य सैनिक अपने घोड़ों पर सवार हो गए। वे एक परिपूर्ण रूप से प्रशिक्षित कुलीन सेना थे। लिन फैंग और सैनिक मिलकर इतिहास रच रहे थे।
लिन फैंग भी लाए गए घोड़े पर सवार हो गया, उसका चेहरा दबंग लग रहा था। चलो चलते हैं, लिन फैंग ने बेपरवाही से कहा। उसी क्षण वातावरण में एक आवाज गूंज उठी, रुको। जब लिन फैंग ने वह आवाज सुनी तो वह रुक गया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। वह बस दूसरे व्यक्ति के बोलने का इंतजार करने लगा। लिन फैंग, क्या तुम लिन कबीले में वापस आने पर विचार करोगे? एक हताश सी आवाज ने कहा, जिससे बाकी सभी लोग कांप उठे और लिन फैंग की ओर देखने लगे। क्या लिन फैंग कभी लिन कबीले में वापस लौटेगा? अगर लिन फैंग लिन कबीले में वापस जाने के लिए तैयार हो जाता तो इससे न केवल उसे कुछ नहीं मिलता, बल्कि लिन कबीले को असाधारण प्रतिष्ठा मिलती। इससे वे पूरे क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित कबीलों में से एक बन जाते। वह निराशा भरी आवाज लोगों के दिलों में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। तभी वही व्यक्ति फिर से बोला, यदि आप लिन कबीले में वापस आने को तैयार हैं तो हम अतीत में आपका विरोध करने वाले सभी लोगों को कबीले से बाहर निकाल सकते हैं, जिसमें लिन कियान भी शामिल है। उस व्यक्ति ने दोबारा बोलना शुरू किया क्योंकि उसने देखा कि लिन फैंग चुप रहा। पूरी भीड़ शांत थी। वास्तव में अगर लिन फैंग मान जाता तो वे लिन कियान को भूल सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले लिन फैंग को भुला दिया था। पहले उन्होंने घमंडी और अभिमानी लिन कियान को चुना था, जो अब लिन फैंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। लिन कियान ने लिन बादाओ के शव को देखा और बेहद दुखी हुई। वह कभी लिन कुल का गौरव थी। यांगजो शहर में भी कई लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन लिन फैंग के कारण उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। लिन फैंग उनसे कहीं अधिक प्रतिष्ठित थी। लिन कियान को अब भी धुंधला सा याद था कि वह यूनहाई संप्रदाय में गई थी और लिन फैंग को नीचा दिखाते हुए उसे अपमानित किया था, लेकिन ये सब अब अतीत की बात थी। पहले जब मुझे लिन कबीले से निकाल दिया गया था तब किसी ने कुछ नहीं कहा था। अब जब आप देख रहे हैं कि मैं शक्तिशाली और उच्च पदस्थ हूं और आप चाहते हैं कि मैं कबीले में वापस आ जाऊं, तो क्या ये संभव है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। लिन फैंग अपने घोड़े पर सवार था, उसने पीछे मुड़कर उन्हें देखा तक नहीं। तुरंत बाद वो पूरी रफ्तार से अपने घोड़े को सीटी की आवाज से गूंजते हुए लेकर चला गया। चीशी की असंख्य सेनाएं मानो उड़ रही थीं। धरती के साथ साथ लोगों के दिल भी कांप रहे थे। लिन परिवार के सभी सदस्य जाते हुए साय को देख रहे थे। उनके मन में मिली जुली भावनाएं थीं। कुछ बातें वापस नहीं ली जा सकती। लिन फैंग सही था। जब सब उसे अपमानित कर रहे थे तब किसने एक शब्द भी कहा था? किसने लिन फैंग की मदद के लिए एक शब्द भी कहा था? जब लिन परिवार लिन फैंग को मारना चाहता था तब किसने उसे बचाने की कोशिश की थी? इन दिनों लिन फैंग बेहद शक्तिशाली था और एक विशाल सेना का अधिकारी था, लेकिन अब वे चाहते थे कि वह अपने कबीले में वापस चला जाए। क्या यह संभव भी था? जो कुछ उन्होंने फेंक दिया और त्याग दिया, उसे वे कभी वापस नहीं पा सकते, कभी नहीं। साल के अंत में यांगजो शहर हमेशा की तरह बेहद जीवंत हो उठता था। सड़कों पर लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े दिखाई देते थे। उस समय यांगजो शहर में चीशी बख्तरबंद घुड़सवार सेना की एक भव्य टुकड़ी मौजूद थी। वे शहर का निरीक्षण कर रहे थे और सभी प्रभावशाली और रौबदार दिख रहे थे। हर कोई उन्हें अत्यंत आदर से देख रहा था। चीशी सेना बेहद शानदार है। कहा जाता है कि वे सभी कुलीन सैनिक हैं। अब वे हमारे शहर में हैं। सड़क पर चीशी नस्ल के घोड़े सर पर दौड़ रहे थे। भीड़ इन शानदार घोड़ों को निहार रही थी। कुछ लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे। ये हमारे शहर के लिए सम्मान की बात है। अब जब चीशी सेना यहाँ आ गई है तो पूरे क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा बेहद बढ़ गई है। कौन हमें उकसाने की हिम्मत करेगा? आप सही कह रहे हैं। पिछले साल मुझे चीशी अधिकारी को अपनी आंखों से देखने का मौका मिला था। वह लगभग 16 साल का था, लेकिन यांगजो शहर की वार्षिक साधना सभा में उसने अविश्वसनीय क्षमताएं दिखाईं। वह न लिन फैंग या लिन कियान से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वे उसके एक भी हमले का सामना नहीं कर सके। उसी क्षण मुझे पता चल गया था कि वह अधिकारी एक असाधारण व्यक्ति बनेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। लंबी मूंछों वाले एक व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज में इतना गर्व था कि आसपास के लोग चिढ़ गए। 1 साल पहले यांगजो शहर की साधना सभा में एक युवक मौजूद था, लेकिन सबसे बड़े कुलों के सदस्यों ने उस पर हमला कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। 1 वर्ष बाद वह युवक अधिक परिपक्व, दृढ़ निश्चयी और अत्यंत बलवान हो चुका था। अपने घोड़े पर सवार होकर हजारों सैनिकों का नेतृत्व करते हुए वह अत्यंत भव्य और प्रभावशाली प्रतीत हो रहा था। वह एक गौरवशाली युवा नायक के रूप में यांगजो शहर लौट आया था। उस क्षण से यांगजो शहर के 4 प्रमुख कुलों का पतन और भी गहरा गया। केवल लिन फैंग ही सैन्य सरकार चला रहा था। उसने पूर्ववर्ती सरकार को हटाकर कुलों को शहर के मामलों से अलग कर दिया था। लेकिन लोग इन सब बातों से उत्साहित और प्रसन्न थे। उन्होंने सुना था कि लिन फैंग चीशी किला बनवाना चाहते हैं और यांगजो शहर को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। यांगजो के लोग स्वाभाविक रूप से खुश थे क्योंकि उन्हें साधना में लाभ सहित कई और फायदे मिलने वाले थे। उस समय सरकारी ढांचा लगातार बदल रहा था। चीशी की सेना सरकारी महल का विस्तार करने में व्यस्त थी। एक ही दिन के भीतर सरकार के चारों ओर बनी सभी दीवारें ध्वस्त हो गईं। उस समय लिन फैंग एक भूमिगत सुरंग में खड़ा था। सुरंग को देखते हुए लिन फैंग सोच में डूबा हुआ लग रहा था। चीशी की सेना ने अभी अभी इस मार्ग की खुदाई पूरी की थी और चारों ओर घना अंधेरा था। अपनी ताकत के दम पर उन्होंने उसका आधा काम पहले ही कर दिया था। चूंकि लिन फैंग इतने शक्तिशाली सैनिकों का अधिकारी बन गया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उनका उपयोग कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए किया। उसकी परछाई एक पल के लिए धुंधली हुई और वह गलियारे में गायब हो गया। कुछ क्षण बाद वह एक कमरे के बीचों बीच प्रकट हुआ। उसके सामने एक विशाल मेज थी। टेबल के बाईं और दाईं ओर 3 आकृतियां खड़ी थीं। वे चिंतनशील प्रतीत हो रही थीं। ये तीनों व्यक्ति पूर्व में मध्य, बाएं और दाएं अधिकारी थे। रेन किंग कुंग, फैंग यूहान और लेई किंग तियान। इन सभी के पास पहले अपनी अपनी सेनाएं थीं, लेकिन अब वे लिन फैंग की सहायता कर रहे थे और उनके साथ थे।
लिन फैंग, देखो हम यहाँ हैं, यहाँ हम एक नदी खोद सकते हैं। फिर हम इन 8 रणनीतिक स्थानों पर मीनारे बना सकते हैं। सरकारी इमारत एक घाटी में है, इसलिए अगर शुवान क्यू स्तर के लोग भी आए तो सामान्य परिस्थितियों में हम उन्हें हराने में सक्षम होंगे। फेंग यूहान आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। चीशी सेना के सैनिक कुलीन थे। रेन किन कुंग योजना बनाने और रक्षात्मक सैन्य रणनीति में माहिर थे। बाएं अधिकारी फेंग यूहान सैन्य संरचनाओं को व्यवस्थित करने और आक्रामक रणनीतियों में माहिर थे। दाएं अधिकारी ली किन तियान भौगोलिक रणनीति बनाने और सैनिकों की सुरक्षा के लिए भूभाग को बदलने में माहिर थे। वे सभी अत्यंत कुशल अधिकारी थे। स्पष्ट है कि इतनी विशाल सेना को नियंत्रित करने के लिए उन्हें कार्यों को विभाजित करना आवश्यक था। इन सभी अधिकारियों को अपने अपने कार्य पूरे करने थे। लिन फैंग ध्यान से मेज का अवलोकन कर रहा था। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, चाचा फैंग, आप शहर को अपनी इच्छानुसार पुनर्गठित कर सकते हैं। मुझे बस एक गुप्त भूमिगत शहर बनाने में आपकी मदद चाहिए। भूमिगत शहर का निर्माण अब मुश्किल नहीं होगा क्योंकि सैनिक आपके आदेशों का पालन करने के लिए बेहद तत्पर हैं। हालांकि शाही शहर अब हमारी मदद नहीं करेगा। हमें खुद पर निर्भर रहना होगा। अगर हम इस सब पर बहुत अधिक समय और पैसा खर्च करते हैं तो मामला पेचीदा हो सकता है। इसके अलावा समय के साथ सैनिकों का उत्साह भी कम हो सकता है। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। ये वाकई एक समस्या थी। फिलहाल सैनिकों का मनोबल एकदम सही था। भले ही वे मदद करने और अपनी जेब से निवेश करने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं था। एक सेना अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन उसे कई चीजों की आवश्यकता भी थी। उन्हें गोलियां, पवित्रता के पत्थर, हथियार, कवच और युद्ध के घोड़े चाहिए थे। इसके अलावा यांगझोउ शहर में इन सभी चीजों के निर्माण के लिए भी भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी। मैं समझ गया, मैं इन सब का हल निकाल लूंगा, लिन फैंग ने कहा। तुरंत बाद उसने रेन किन कुंग और लेई किन तियान की ओर देखकर कहा, अंकल रेन, आप हथियारों और निर्माण कार्यों का ध्यान रखिए। अंकल लेई, आप शहर की सुरक्षा और पहरेदारी का ध्यान रखिए। आप दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, धन्यवाद। ठीक है, चिंता मत करो, मैं कर सकता हूँ। दोनों अधिकारियों ने लिन फैंग को जवाब दिया। इन दिनों यांगझोउ शहर लिन फैंग की जागीर थी। वह सेना को कमजोर नहीं होने दे सकता था। उसे अपनी सेना को और भी मजबूत बनाना था और अपनी शक्ति का विस्तार करना था। उसे उस शक्तिशाली साधक से जुड़ी यादें अभी भी याद थीं। वे सभी अत्यंत मूल्यवान और अनमोल यादें थीं जिनमें अपार ज्ञान समाहित था। देर सवेर यांगझोउ शहर का उदय होगा और वह पूरे देश का ध्यान आकर्षित करेगा। लिन फैंग का अगले कुछ महीनों में शाही शहर लौटने का कोई इरादा नहीं था। वह अपना पूरा ध्यान यांगझोउ शहर पर केंद्रित करना चाहता था। चाचा जी, आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, धन्यवाद। लिन फैंग कृतज्ञता से भरा हुआ लग रहा था। ये तीनों लोग कभी अधिकारी हुआ करते थे और आजकल उसके साथ रहकर उसकी सहायता कर रहे थे। ये बात लिन फैंग की स्मृति में हमेशा अंकित रहेगी। लिन फैंग, हम तीनों और जियूचिशी ने अपनी जान की कीमत पर भी सेनापति का साथ दिया। अब जियूचिशी के साथ सेनापति का दिल भी टूट चुका है। संक्षेप में, हम तीनों आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं क्योंकि सेनापति सेना के भविष्य के लिए आप पर भरोसा करते हैं और इसी कारण हम भी आप पर भरोसा करते हैं। रेन किन कुंग लिन फैंग को देख रहा था और उसकी आंखों में आशा भरी हुई थी। लिन फैंग बेहद लापरवाह था और उसने लियुकांग लैन के लिए दुवान तियान लैन के बेटे दुवान हान को मारने की हिम्मत की थी। अगर लिन फैंग बेहद शक्तिशाली नहीं हुआ तो वे तीनों हार मान लेंगे क्योंकि उन्हें स्पष्ट था कि इन दिनों लियुकांग लैन का दिल पहले जैसा नहीं रहा, उसमें पहले जैसी महत्वाकांक्षा नहीं रही। अगर वे लियुकांग लैन का साथ देते तो उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं बचता। इसलिए उन्होंने लियुकांग लैन की बात सुनी थी और लिन फैंग का अनुसरण करने और उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करने का फैसला किया था। केवल वे ही ऐसी बातों की महिमा को समझ सकते थे। लिन फैंग भी इस बात को समझता था, इसीलिए उसे बेहद महत्वाकांक्षी होना पड़ा। एक साफ सुथरे कमरे में सारा फर्नीचर एकदम नया था। लिन फैंग ने दरवाजा धकेलकर कमरे में प्रवेश किया। वहां एक खूबसूरत आकृति बिस्तर पर सुस्ती से लेटी हुई छत को देख रही थी। ये कहना असंभव था कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा था। मेन किंग ने लिन फैंग की तरफ देखा और फिर मुड़ गई। उसका चेहरा पहले की तरह ही ठंडा था। लिन फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आखिर वह अब तक उसका दिल क्यों नहीं पिघला पाया था। लेकिन लिन फैंग को यह बात भी अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इन दिनों वह बेझिझक मेन किंग के कमरे में जा सकता है। यह तो अच्छी बात थी। अगर कोई और होता तो मेन किंग उसे शायद एकदम से डरा देती। केवल लिन फैंग ही उसके कमरे में जा सकती थी। लिन फैंग मेन किंग की ओर बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, तुम क्या सोच रही हो। मेन किंग ने हल्के से अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। लिन फैंग बिस्तर के पास गई और धीरे से बैठ गई। मेन किंग ने अपने पैर हटा लिए जिससे लिन फैंग को बैठने की जगह मिल गई। क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। लेकिन मेन किंग उसे शांत भाव से ठंडेपन से देख रही थी जिससे लिन फैंग का चेहरा सख्त हो गया। उस लड़की को समझना बहुत मुश्किल था। मेन किंग अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और लिन फैंग को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर छत की ओर देखने लगी। लिन फैंग थोड़ा और करीब आ गई जिससे मेन किंग थोड़ा और पीछे हट गई। वह लिन फैंग को पास आते हुए घूर रही थी। फिर उसने ऐसे गुस्से से देखा मानो वह किसी खतरनाक दुश्मन को देख रही हो। लिन फैंग ने अपना सिर खुजाया और मेन किंग के करीब जाने लगा जिससे आखिरकार मेन किंग ने प्रतिक्रिया दी। वह घबराहट से पलकें झपका रही थी। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। लिन फैंग ने उस मनमोहक सुंदरता को देखते हुए कहा। सिर्फ तभी जब तुम बिना बोले ऐसा करोगे, मेन किंग ने कहा। लिन फैंग को इस जवाब का पहले से ही अंदाजा था और वह पहले से ही उसे गले लगाकर उसका सिर अपने सीने पर टिकाए हुए था। मेन किंग और लिन फैंग एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। मेन किंग सिर से पैर तक कांप रही थी।
उसमें अब कोई ताकत नहीं बची थी। वह लिन फैंग की हरकतों का अनुसरण करने और उसकी छाती पर सिर टिकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मेन किन ने अपना सिर उठाया और लिन फैंग की ओर देखा। उनके चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। उसी क्षण एक बेहद दुर्लभ घटना घटी। मेन किन की आंखों में भाव उमड़ आए और वह शर्मा गई। उसका निर्मल और पवित्र चेहरा अचानक लाल हो गया, जिससे लिन फैंग की धड़कन तेज हो गई। मुझे जाने दो। आश्चर्य की बात यह थी कि मेन किन लिन फैंग से दूर हटने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन लिन फैंग ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। अचानक उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और अपना सिर नीचे कर लिया। लिन फैंग की तीव्र गर्म आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लिन फैंग मुस्कुराया। वह लड़की भले ही ठंडी थी, लेकिन फिर भी लिन फैंग की बात सुन रही थी। मुझे तुम्हें गोद में लेना अच्छा लगता है, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मेन किन ने धीरे से अपना सिर घुमाया और लिन फैंग की ओर देखते हुए ऊपर उठाया। उस क्षण उसकी आंखों ने उसका असली भाव व्यक्त कर दिया। फिर मेन किन शांत हो गई और लिन फैंग की छाती से लगकर लेट गई। लिन फैंग उसे गले लगाए हुए था और मेन किन को सुकून और आराम महसूस हो रहा था। यह कितना सुखद पल था। वह छोटा सा पल अनंत काल जैसा लग रहा था। लिन फैंग उस बेहद खूबसूरत युवती को कसकर पकड़े हुए था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बेहद आकर्षक थी। हालांकि लिन फैंग पुरुष और स्त्री के बीच के उस अंतरंग पल के बारे में नहीं सोच रहा था, फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट उठ रही थी। मेन किंग, मेरी तरफ देखो। कुछ देर चुप रहने के बाद लिन फैंग बोला। लिन फैंग की छाती पर लेटी हुई मेन किंग ने अपना सिर उठाया और लिन फैंग की ओर देखा। वह थोड़ी हैरान लग रही थी। तुम सचमुच खूबसूरत हो, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मेन किंग को एक अजीब सी भावना महसूस हुई। वह फिर से शर्मा गई। हर लड़की को अच्छा लगता है जब उसका प्रेमी उसे खूबसूरत समझता है। मेन किंग भले ही एक असाधारण लड़की थी, लेकिन आखिर वह एक लड़की ही थी। वह प्यार और नफरत की भावनाओं को समझती थी। एक बार जब कोई लड़की किसी लड़के से प्यार कर बैठती है तो वह दूसरों से अलग नहीं होती। प्यार में तो हर कोई बच्चा बन जाता है। लिन फैंग अपना सिर झुकाकर मेन किंग के चेहरे के और करीब आता जा रहा था। मेन किंग बेहद शर्मिंदा लग रही थी। वह कांप रही थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह भाग जाना चाहती थी, लेकिन साथ ही वह कहीं जाना भी नहीं चाहती थी। अंत में लिन फैंग ने अपने होंठ उसके होंठों से सटा दिए। मेन किंग कांप उठी। उसे बिजली का झटका लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे सब कुछ सही लग रहा था। काफी देर तक उन्होंने एक दूसरे को चूमा नहीं। फिर लिन फैंग ने अपना सिर पीछे किया और मेन किंग की ओर देखा। उसने बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ उसे देखा। मेन किंग ने लिन फैंग की ओर देखा और पाया कि वह मुस्कुरा रहा था। वह बेहद शर्मीली लग रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसकी ओर देखे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह भावनाओं में डूब रही हो। वो बहुत शर्मीली और घबराई हुई थी। दरअसल लिन फैंग भी घबराया हुआ था। ये पहली बार था जब उसे किसी से प्यार हुआ था। ये भी पहली बार था जब उसने किसी लड़की को गले लगाया और चूमा था। भला वो घबराया हुआ क्यों नहीं होता। तलवारबाजी में माहिर होने और खून खराबे के बीच भी शांत रहने की क्षमता होने के बावजूद लड़कियों के मामले में लिन फैंग बहुत घबरा जाता था। शायद उसे अनुभव की कमी थी। मेन किंग, आराम करो, लिन फैंग ने खड़े होकर मेन किंग की ओर देखते हुए कहा। तुरंत बाद वो मुड़कर जाने लगा। लिन फैंग के जाने के बाद मेन किंग ने अपना सिर उठाया। वो उत्साहित और शर्मिंदा दोनों थी। वो बैठ गई और अपने हाथ घुटनों पर रख लिए। वो सोच में डूबी हुई लग रही थी। वो एक मुस्कान को याद रखना चाहती थी। उसके विचारों में धीरे धीरे एक मुस्कान उभर आई, एक प्यारी सी मुस्कान। 3 महीने बाद यांगजो शहर में बहुत सी चीजों का निर्माण हो चुका था। विशाल नई इमारतें बन चुकी थीं। इसके अलावा 8 विशालकाय मीनारें भी थीं, जो कुछ 100 मीटर ऊंची थीं और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था मानो वे तारों तक पहुंच रही हो। इसके अलावा पुरानी सरकारी इमारत नई सरकार का मुख्यालय बन गई थी। ये पहले की तुलना में कहीं अधिक भव्य थी। साथ ही अंदर का माहौल बेहद जीवंत था और हर समय कुछ न कुछ हलचल बनी रहती थी। हालांकि लोगों को इस बात के अलावा और कुछ पता नहीं था कि वहां क्या हो रहा है, सिवाय इसके कि सरकार का पुनर्निर्माण चल रहा था। एक भूमिगत स्थान पर लिन फैंग पालथी मारकर बिना हिले डुले बैठा था। उस क्षण लिन फैंग को ऐसा महसूस हुआ कि वह पृथ्वी समलन के अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया है। उसके मन में एक अंधकार में संसार था जिसमें असंख्य चमकदार रोशनी चमक रही थी। ये सभी रोशनी अलग अलग कोनों में थी, मानो अव्यवस्थित हो। ये अव्यवस्थित और बेतरतीब रोशनी देखने में ऐसी लग रही थी मानो उन्हें बेतरतीब ढंग से वहां रख दिया गया हो, लेकिन वास्तव में जब उन्हें सही कोण से देखा जाता था तो कोई एक विशेष आकृति देख सकता था जो रहस्यमय प्रतीत होती थी। अनेक अतिरिक्त आत्माएं इन प्रकाशों की ओर अग्रसर हो रही थीं और अंततः एक शक्ति ने उन्हें आकर्षित कर लिया। 2 रोशनी के बीच एक प्रकाश प्रकट हुआ और ऐसा लगा मानो सारी रोशनी एक आकृति में समाहित हो गई हो। अंधेरा वातावरण धीरे धीरे उजाला होने लगा। जैसे ही रोशनी दिखाई दी, उस अंधेरे वातावरण में रोशनी और भी तीव्र होती चली गई। वे आपस में मिलकर उस अंधेरे वातावरण को बेहद रोशन और चकाचौंध कर देने वाला बना रही थी।
रोशनी भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। रोशनी धीरे धीरे एक विचित्र आकार ले रही थी, 9 महलों का आकार। ज़ुयू में जुवानची स्तर के साधकों को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था क्योंकि वे संसार से ची ऊर्जा को नियंत्रित और संघनित करके उसे शुद्ध ची ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते थे, जिसका उपयोग करके वे उसकी शक्ति का लाभ उठा सकते थे। शुद्ध ची ऊर्जा के प्रत्येक कण में अपार शक्ति समाहित होती थी। साथ ही जुवानची स्तर के साधक धीरे धीरे अपनी आत्मा की शक्ति को नियंत्रित करना भी सीख जाते थे, जिससे उन्हें औषधियां बनाने और औषधियों, हथियारों और अपने हमलों की शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती थी। इसके अलावा जुबान क्यूई परत में प्रवेश करने से पहले भले ही कुछ लोग विभिन्न शक्तिशाली तरीकों का उपयोग कर सकते थे, फिर भी वे आत्मा की शक्ति से लाभ नहीं उठा सकते थे, जो उनकी क्षमताओं को काफी हद तक सीमित कर देता था। जुबानची स्तर के प्रत्येक साधक के पास कुछ बुनियादी साधना तकनीकें होती थीं। कम से कम वे सभी शुद्धची को पुनर्तः नियंत्रित करने तक अभ्यास करते थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो इसे नियंत्रित न कर सके। हालांकि शुद्धची पर नियंत्रण मजबूत या कमजोर हो सकता है, साधक द्वारा नियंत्रित मात्रा बड़ी या छोटी हो सकती है। कमजोर शुद्धची नियंत्रण से साधक केवल शुद्धची को थोड़ी तेजी से संघनित कर पाता है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित होती है। मजबूत शुद्धची नियंत्रण से साधक निरंतर अधिक शक्तिशाली शुद्धची का उपयोग कर सकता है, लेकिन इसमें अधिक समय लगता है। उस समय लिन फैंग शुद्धची संघनन का अभ्यास कर रहा था। हालांकि लिन फैंग के पास बहुत सारे पवित्रता पत्थर थे, लेकिन वे उसकी सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए पवित्रता पत्थरों के उपयोग को बचाने के लिए सेना को सर्वोत्तम साधना पद्धतियों से लैस करना ही एकमात्र उपाय था। इस समय वह अभी भी पृथ्वी के साथ समाहित था। लिन फैंग की आंखें बंद थीं। उसकी चेतना अंधकार और तेज रोशनी से भरी दुनिया में थी। उसका मुंह हिल गया और फिर उसने तुरंत कहा, संक्षिप्त करो। उस समय लिन फैंग बुरी तरह कांप रहा था, वह कराह रहा था, उसकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई थीं। लिन फैंग को खांसी आई और उसने अपना सिर उठाया। उसने अपने चारों ओर देखा। उसके चारों ओर चकाचौंध भरी रोशनी थी जो धीरे धीरे संघनित हो रही थी। जब अंतिम प्रकाश अन्य प्रकाशों में विलीन हो गया तो एक अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध भरी आभा प्रकट हुई, जिसमें 9 महल थे और वे स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करने लगे। लिन फैंग दर्द सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो आकृतियां प्रकट हुई उन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऊर्जा संघनन के 9 छोटे महल कितनी शक्तिशाली तकनीक है। लिन फैंग को पृथ्वी से निकलने वाली शुद्ध ऊर्जा का एहसास होने लगा, जो उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। सेलेस्टियल अकादमी के साधना टावरों से अपार मात्रा में शुद्ध ऊर्जा प्राप्त होती थी। ये शुद्ध ऊर्जा टावर की ओर खींची चली आती और साधना कक्षों को भर देती। लिन फैंग अब शुद्धची ऊर्जा को संघनित करने में भी सक्षम था। ये 9 छोटे महल पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली थे। जुनची स्तर के साधक ने मुझे जो ज्ञान दिया है वह उम्मीद के मुताबिक असाधारण है। मैं अब अतिरिक्त आत्माओं का अभ्यास कर रहा हूं और 100 अतिरिक्त आत्माओं को प्रकट कर सकता हूं। पृथ्वी समलन के साथ साथ मेरी आत्मा भी बहुत मजबूत हो गई है। अगर ये सब चीजें न होती तो मैं ची को इतनी मात्रा में संघनित नहीं कर पाता। लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी अत्यंत शक्तिशाली आत्मा उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनने का अवसर दे रही थी। शुद्धची को संघनित करने के लिए अतिरिक्त आत्माओं की तकनीक और पृथ्वी सम्मेलन उसके लिए अपरिहार्य साबित हुए थे। कुछ क्षण पहले सरकारी भवन में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। उनके ऊपर आकाश में एक आकृति प्रकट हुई जो 9 महलों जैसी लग रही थी, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। उन्होंने अभी अभी शुद्ध ऊर्जा का अनुभव किया था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की सारी ऊर्जा उनकी ओर प्रवाहित हो रही हो। उसी समय सरकारी भवन के आसपास भी कई लोग अचंभित थे। उन्होंने भी धरती से निकलती हुई शुद्ध ऊर्जा को महसूस किया था, मानो कोई अजीब शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तिशाली शुद्ध ऊर्जा को सोख रही हो। केवल जुबान क्यूई परत का एक अत्यंत शक्तिशाली साधक ही इस प्रकार शुद्ध क्यूई को संघनित करने में सक्षम हो सकता था। लोगों ने जब ऊर्जा का अनुभव किया तो वे सभी एक ही दिशा में देखने लगे, सरकारी इमारत की ओर। महीने बाद सरकारी इमारतें पूरी तरह से अलग दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो यांगजो शहर के भीतर एक नया छोटा शहर बन गया हो। सरकारी क्षेत्र पहले से कहीं अधिक बड़ा था। इसमें महल, मंडप और यहाँ तक कि एक किला भी शामिल था। यह भव्य दिखता था और इससे शक्ति और सैन्य सामर्थ्य का आभास होता था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि यह अभी भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने अभी तक कोई प्राचीर नहीं बनाई थी क्योंकि वे अभी भी बाहर की ओर विस्तार कर रहे थे और पुनर्निर्माण कर रहे थे। सरकारी क्षेत्र में निर्माण कार्य में लगे चीशी सैनिकों के अलावा अन्य लोग भी मौजूद थे। कुछ लोगों को सहायता के लिए नियुक्त किया गया था और कुछ स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे थे। उस समय यांगजो शहर में हर कोई सरकारी क्षेत्र में जाना चाहता था और कुछ शारीरिक श्रम करने में खुशी महसूस करता था, क्योंकि वहां अविश्वसनीय मात्रा में शुद्ध ची ऊर्जा एकत्रित प्रतीत होती थी, जिसका अर्थ था कि यह साधकों के लिए एक अत्यंत लाभकारी स्थान था। साधना के मार्ग पर आकाश और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा हड्डियों, मांस और रक्त में परिवर्तन ला सकती है और साधना को बेहतर बना सकती है। एक साधक शुद्ध ऊर्जा से भरपूर वातावरण को कभी अस्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा यांगजो शहर में शुद्धता पत्थर रखने वाले लोग बहुत कम थे। शुद्धता पत्थरों का उपयोग करके साधना करने वाले लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। आम लोग केवल वातावरण में मौजूद आकाश और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा को ही ग्रहण कर सकते थे। हालांकि आजकल सरकारी क्षेत्र शुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसमें श्रमिक दिन भर काम करते हुए स्नान कर सकते हैं। फिर शाम को वे बाहरी क्षेत्र में साधना कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र को पहले से ही आंतरिक सरकारी क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र में विभाजित किया गया था। आंतरिक सरकारी क्षेत्र में केवल चीशी सैनिकों यानी सरकार के प्रमुख सदस्यों को ही प्रवेश की अनुमति थी। अन्य लोगों का प्रवेश सख्त वर्जित था। यदि कोई प्रवेश करने का प्रयास करता तो उसे मौके पर ही मृत्युदंड दे दिया जाता। उसी क्षण कुछ आकृतियां उस द्वार से गुजर रही थी जो आंतरिक सरकारी क्षेत्र से बाहरी क्षेत्र की ओर जाता था।
वे चीशी सेना के सैनिक थे जो पूरी गति से घोड़े दौड़ाते हुए धूल का बवंडर उठा रहे थे। पलक झपकते ही वे गायब हो गए। अधिकारी लिन फैंग एक बेहद वीर और शानदार युवक हैं। जी हाँ, वो वाकई उतने ही युवा हैं जितना अफवाहों में कहा गया था। ऑफिसर लिन फैंग को देख पाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। बाहर चीशी के घोड़ों को गुजरते देख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी। इन दिनों यांगझोउ शहर में लिन फैंग एक किंवदंती बन चुके थे। उनका नाम हर किसी की जुबान पर था। लिन फैंग को देखना उनके लिए सम्मान की बात थी। इसके अलावा भले ही लिन फैंग यांगझोउ के माक्विस थे, फिर भी वे उन्हें अधिकारी लिन फैंग कहकर पुकारना ज्यादा पसंद करते थे। अधिकारी शब्द राजसी और प्रभावशाली था। ये लिन फैंग की स्थिति के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। वैसे क्या आपने कभी उस अधिकारी की प्रेमिका को देखा है? वह दिव्य प्राणी की तरह एक सुंदर घूंघट पहनती है। हाँ, मैंने उसे देखा है। हालांकि हम उसका चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि वह एक असाधारण महिला है। वह अधिकारी ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो उससे मेल न खाती हो। वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। उसी क्षण लिन फैंग का घोड़ा पहले ही तेजी से आगे निकल चुका था। मेन किंग, सब लोग कह रहे हैं कि तुम मेरी प्रेमिका हो। लिन फैंग ने अपने घोड़े पर सवार होकर मेन किंग की ओर देखते हुए कहा, जो उसके बगल में सरपट दौड़ रही थी। लिन फैंग मुस्कुरा रहा था। उसने लोगों की बातें साफ साफ सुन ली थीं। मेन किंग ने लिन फैंग की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन लिन फैंग दिल खोलकर मुस्कुराता रहा। पहले मेन किंग एकदम भावहीन और ठंडी रहती थी। आजकल वह कम से कम उसकी तरफ देख तो रही थी, जिसे एक सुधार माना जा सकता है। चीशी नस्ल के घोड़ों का एक समूह सरकारी क्षेत्र से निकल रहा था और फिर वे तुरंत यांगझोउ शहर से भी निकलकर एक प्राचीन सड़क की ओर सरपट दौड़ने लगे। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। सेलेस्टियल रिवर एक प्राचीन शहर था जिसका इतिहास लाखों साल पुराना था। वह भव्य प्राचीन शहर समय की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद आज भी प्राचीन शहर जैसा ही वातावरण समेटे हुए था। प्रवेश द्वार पर पत्थर पर एक बेहद कलात्मक और भयंकर जानवर की नक्काशी की गई थी। यह एक पौराणिक जंगली जानवर, एक फीनिक्स था। उसके पंखों के पिछले हिस्से पर आग जल रही थी। वह जानवर प्राचीन ऊर्जा से परिपूर्ण था। सेलेस्टियल रिवर का एक और उपनाम भी था, फीनिक्स सिटी। सेलेस्टियल रिवर जुयू काउंटी के मध्य में स्थित था। यह एक अंतहीन रेगिस्तान से घिरा हुआ प्रतीत होता था। जहां तक नजर जाती केवल पीली रेत ही दिखाई देती थी। हालांकि इस भौगोलिक स्थिति ने शहर के विकास को प्रभावित नहीं किया। यह एक विशाल व्यापारिक केंद्र था जो जुयू के सबसे बड़े केंद्रों में से एक था। शहर में अचल संपत्ति और विभिन्न व्यापारिक उद्योगों सहित हर तरह के फलते फूलते व्यवसाय थे। स्थानीय लोग बहुत कम थे। शुरुआत से ही सेलेस्टियल रिवर एक ऐसा शहर रहा है जहां लोग लेन देन करने और अपनी मनचाही वस्तुएं खोजने आते थे। समय के साथ स्थानीय आबादी लगभग विलुप्त हो गई और अधिकांश आबादी व्यवसायों से जुड़ी रह गई। शिवयू में एक कहावत थी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो वह आपको सेलेस्टियल रिवर में मिल जाएगी। सेलेस्टियल नदी में अत्यंत शक्तिशाली साधकों की औसत संख्या राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक थी। यहां तक कि देश के कुछ सबसे शक्तिशाली साधक भी यहीं पाए जाते थे। जिन लोगों का साधना स्तर उच्च नहीं था वे वहां जाने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें अक्सर शक्तिशाली साधकों का सामना करना पड़ता था। सड़क पर चलते हुए जब कोई व्यक्ति किसी अन्य अनजान साधक को देखता था तो संभवतः वह लिंगची स्तर का साधक हो या फिर शुवांची स्तर का। इस बात ने शहर को और भी आकर्षक बना दिया। उस समय सेलेस्टियल नदी के बाहर चीशी घोड़ों का एक समूह पीली धूल के बादल से घिरे पीले रेत पर सरपट दौड़ रहा था। वे सेलेस्टियल नदी की ओर बढ़ रहे थे। उस समूह में केवल 3 लोग थे, लिन फैंग और 2 अन्य। लिन फैंग और मेन किंग सबसे आगे घोड़े दौड़ा रहे थे और बादाओ, जिसने मुखौटा पहन रखा था, उनके पीछे पीछे चल रहा था। इन दिनों बादाओ अंतर्मुखी सा लग रहा था। वह अपनी आक्रामकता और गुस्से पर भी बेहतर नियंत्रण कर पा रहा था। मेन किंग, सेलेस्टियल रिवर में बहुत उदार नीतियां अपनाई जाती हैं। आप अपनी इच्छा से प्रवेश कर सकती हैं। हालांकि अंदर का माहौल खतरनाक हो सकता है। लोग क्रूर और निर्दयी हैं। किसी को भी अपनी उपस्थिति छिपानी नहीं चाहिए, अन्यथा दूसरों द्वारा हमला किया जा सकता है, लिन फैंग ने मेन किंग से कहा। मेन किंग की जीवनशैली पहले बिल्कुल अलग थी, इसलिए लिन फैंग उसे यथासंभव अधिक से अधिक बातें बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मेन किंग ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। लिन फैंग ने अपना सिर घुमाकर सामने देखा। बाईं ओर से 2 बख्तरबंद घोड़े तेजी से शहर की ओर आ रहे थे। 9वें लिंगची स्तर के 2 साधक। बादाओ ने लिन फैंग और मेन किंग के पीछे फुसफुसाते हुए कहा। लिन फैंग स्तब्ध रह गया। जैसा कि उम्मीद थी, सेलेस्टियल रिवर के बारे में अफवाहें सच निकली। उस समय वे पीले रेगिस्तान से होकर तेजी से गुजर रहे थे। फिर वे नीले पत्थर से बनी एक सड़क पर पहुंचे जो शहर के द्वार की ओर जा रही थी। लेकिन उसी समय 2 परछाइयां हवा से नीचे उतरी और फीनिक्स शहर के गेट के नीचे आकर उनका रास्ता रोक दिया। लिन फैंग, बादाओ और मेन किंग ने अपने घोड़ों की लगाम खींची, जो सर पर दौड़ने लगे और अंततः रुक गए। उन्होंने अपने सामने खड़ी 2 आकृतियों को देखा। वे लगभग 30 वर्ष के 2 पुरुष थे। उनमें से एक निर्मम और भावहीन लग रहा था, जबकि दूसरे के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ये लोग निश्चित रूप से अच्छे इरादों से यहाँ नहीं आए थे। तुम क्या चाहते हो? लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। शहर में प्रवेश करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को मध्यम गुणवत्ता के 10 शुद्धता पत्थरों का शुल्क देना होगा, जिसका अर्थ है कि आप तीनों को कुल मिलाकर 30 शुद्धता पत्थर देने होंगे। कम गुणवत्ता के 300 शुद्धता पत्थर भी चलेंगे। दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ उसने कहा। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। सेलेस्टियल रिवर स्वतंत्रता का शहर है, आप अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं।
आपको टैक्स कब से देना पड़ रहा है? वैसे भी अगर टैक्स होता भी तो मैं आपको क्यों देता? लिन फैंग ने उदासीन स्वर में कहा। क्योंकि मैंने ऐसा कहा है, इसलिए बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन फैंग की बात सुनकर उस दुष्ट दिखने वाले व्यक्ति ने गुस्से से कहा। लिन फैंग के चेहरे के भाव एकदम ठंडे पड़ गए। कुछ देर पहले ही दो लोग शहर में दाखिल हुए थे और इन दोनों ने उन्हें रोका नहीं था। जब वे पहुंचे तो ये लोग नीचे उतर आए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि वे कमजोर हैं। जैसा कि उम्मीद थी, सेलेस्टियल रिवर शक्तिशाली साधकों के लिए स्वर्ग और कमजोर साधकों के लिए नरक था। अगर मैं तुम्हें कुछ न दूं तो क्या होगा? लिन फैंग ने उदासीन स्वर में कहा। अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तो, उस दुष्ट मुस्कान वाले आदमी ने कहा। हालांकि सेलेस्टियल रिवर में बहुत सारे शक्तिशाली साधक थे, लेकिन उनमें से सभी शक्तिशाली नहीं थे। लिन फैंग बहुत छोटा था और उसमें स्वाभाविक प्रतिभा भी बहुत थी, लेकिन बड़ों की तुलना में युवा साधक कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? लिन फैंग जैसे युवा इन दोनों आदमियों के पसंदीदा निशाने थे। वे हमेशा शहर के द्वार के ऊपर तैनात रहते थे और पवित्रता के पत्थर चुराते थे। पवित्रता के पत्थर प्राप्त करना बेहद आसान था, क्योंकि सेलेस्टियल रिवर आने वाले लोगों के पास अक्सर सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन होता था। अगर तुमने इसे नहीं दिया तो तुम मर जाओगे। चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए हुए उसने कहा। उसने घातक ऊर्जा छोड़ी। मध्यम गुणवत्ता के 30 शुद्धता पत्थरों के लिए 3 जिंदगियों का बलिदान देना, क्या आपको यकीन है कि यह सही फैसला है? दुष्ट मुस्कान वाले ने पूछा। उसकी ऊर्जा सघन होती जा रही थी। कोई जरूरत नहीं, मुझे यकीन है, लिन फैंग ने मुड़कर अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए कहा। दोनों आदमी ठंडी मुस्कान के साथ बोले, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही चले जाओगे? लेकिन जैसे ही उनकी बातचीत समाप्त हुई, बादाओ ने भयानक ऊर्जा छोड़ते हुए उनकी ओर दौड़ लगाई। उसी क्षण बादाओ की ऊर्जा तलवार जैसी ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जो बेहद तीखी और बर्फीली थी। उस क्षण इन दोनों पुरुषों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसकी तलवार की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली थी, उसमें जबरदस्त बल भी था। इसके अलावा उसकी ऊर्जा का बल 7वें स्तर का था, जो उनके समान ही था। मर जाओ, बादाओ ने कहा। इन दोनों आदमियों की आंखों में निराशा का भाव झलक रहा था। एक तेज, चमकीली और चकाचौंध भरी रोशनी हवा में फैल गई और उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। बादाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चलो चलते हैं, लिन फैंग ने कहा और तीनों लोग सेलेस्टियल रिवर में प्रवेश कर गए। उसी क्षण दूर से कुछ आकृतियां दिखाई दी, 2 लड़के और एक लड़की। जब उन्होंने उन दोनों सिरों को उड़ते हुए देखा तो उन्होंने गहरी सांस ली। कितनी शक्तिशाली और ताकतवर तलवार है, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। ये तीनों लोग पहले ही सेलेस्टियल रिवर पहुंच चुके थे, लेकिन इन 2 लोगों की वजह से शहर में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए थे और दूर छिपने की कोशिश कर रहे थे। बादाओ ने तुरंत उन दोनों आदमियों को मार डाला। नकाबपोश कौन है? वह तो तलवारबाजी का उस्ताद होना चाहिए। मैंने सुना है कि हाओ युए कबीले का दूसरा मुख्य शिष्य ब्लेड मास्टर भी सेलेस्टियल रिवर आ रहा है, क्या वह वही है? लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके बगल में खड़े दोनों लड़कों ने कहा, अगर वह ब्लेड मास्टर है तो बाकी 2 कौन है? उस युवती ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उसे भी नहीं पता। इसके तुरंत बाद ये तीनों लोग सेलेस्टियल रिवर में प्रवेश कर गए। सेलेस्टियल रिवर के सबसे निकट स्थित प्रमुख शक्ति हाओ युए संप्रदाय थी। दूसरी प्रमुख शक्ति आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज थी, इसलिए सेलेस्टियल रिवर में हाओ युए संप्रदाय और आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज के शिष्यों की हमेशा प्रचुर संख्या रहती थी। सेलेस्टियल रिवर में उन्हें अपनी जरूरत की सभी चीजें मिल जाती थीं। जाहिर है उन्हें वहां समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। 1 वर्ष पूर्व शिव युए के पवित्र प्रांगण का उद्घाटन हुआ था। यूनहाई संप्रदाय का सफाया हो गया था और उसी समय हाओ युए संप्रदाय और हिम पर्वतीय गांव को अपने कई उत्कृष्ट शिष्यों को शिव युए के पवित्र प्रांगण में अध्ययन के लिए भेजना पड़ा था। 1 वर्ष के भीतर देश के सबसे बड़े संप्रदाय पूरी तरह से हिल गए थे। उदाहरण के लिए हाओ युए संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ शिष्य जियांग शान थे और दूसरे स्थान पर लिंग युए उर्फ ब्लेड मास्टर थे। हिम पर्वत गांव में बिंग युआन सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में से एक थे। ये सभी प्रख्यात शिष्य थे, उभरते सितारे थे। उन सब में ब्लेड मास्टर विशेष रूप से अद्भुत था। वह जियांग शान से भी कहीं अधिक भयानक था। लिंग यू की तलवार इतनी ठंडी थी कि वह हड्डियों तक सुई की तरह चुभ जाती थी। लिंग यू को युद्धों में शायद ही कभी दूसरी बार तलवार चलाने की आवश्यकता पड़ती थी। एक ही बार उसके विरोधियों को मारने के लिए काफी था। कई बार तो उसे अपने विरोधियों को मारने के लिए तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ब्लेड मास्टर की तलवारबाजी पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुकी थी। कहा जाता है कि जब उनके पास तीसरे लिंगची स्तर की शक्ति थी, तब उन्होंने तलवार की शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया था। फिर छठे लिंगची स्तर की शक्ति प्राप्त करते ही उन्होंने ऊर्जा आक्रमणों का उपयोग करना सीख लिया था और इन दिनों वे अत्यंत शक्तिशाली होकर 8वें लिंगची स्तर तक पहुंच चुके थे। हालांकि अपने ऊर्जा आक्रमणों से वे 9वें लिंगची स्तर के साधकों को भी पराजित करने में सक्षम थे। उनसे लड़ने का साहस करने वाले लोग बहुत कम थे। लिंग यू की तलवार यूं ही प्रकट नहीं होती थी। अगर वह तलवार निकालता था तो इसका मतलब था कि वह किसी को मारने वाला है। इसलिए थोड़े ही समय में, पिछले 6 महीनों के भीतर, उसे तलवारबाज का उपनाम मिल गया था। जू यू के 8 उच्च अधिकारियों के बारे में सभी जानते थे। कई लोगों का मानना था कि भविष्य में ब्लेड मास्टर भी उनमें से एक बन सकता है। सेलेस्टियल नदी के मुख्य मार्ग पर सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट था। वहां कई लोग आराम कर रहे थे और शराब पी रहे थे। उसी क्षण एक परछाई ने रेस्तरां के लकड़ी के फर्श पर कदम रखा। रेस्तरां में मौजूद लोगों ने जब उस परछाई को देखा तो सब लोग चुप हो गए। इसमें कुछ ब्लेड की ऊर्जा है। उस ब्लेड की ऊर्जा बहुत ठंडी होती है। भीड़ स्तब्ध रह गई। हर कोई उस व्यक्ति को घूर रहा था जो अभी अभी रेस्तरां में दाखिल हुआ था। वह व्यक्ति एक साधारण युवक जैसा दिख रहा था। वह युवक किसी कुलीन साधक जैसा नहीं दिखता था। वह सामान्य भी नहीं लगता था। एकमात्र ध्यान देने योग्य बात यह थी कि उसकी पीठ पर एक तलवार थी। वह प्राचीन थी और उस पर आंशिक रूप से जंग भी लग चुकी थी।
लोग यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वह तलवार वास्तव में कितनी पुरानी थी। पब फ्यूचर एड्स। सभी लोग उस साधारण से युवक को भूल रहे थे और चुप रहे, क्योंकि वह एक अत्यंत शक्तिशाली और बलशाली ब्लेड ऊर्जा छोड़ रहा था जो ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण फट सकती है और लोगों को मार सकती है। जब उस युवक ने भीड़ की ओर देखा तो लोगों को ऐसा लगा मानो उसकी आंखें तेज धार वाले ब्लेड की तरह हों। वह युवक अंदर आया और भीड़ पर बेपरवाही से एक नजर डाली। हर कोई उसकी तलवार की धार को महसूस कर सकता था, हर कोई उसकी आंखों में देखने से बच रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसी क्षण वह युवक रुक गया। उसकी तेज निगाहें किसी पर टिक गईं। वह व्यक्ति कांसे का मुखौटा पहने हुए था और एक अत्यंत क्रूर तलवार जैसी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। वह व्यक्ति भी उन्हीं की तरह तलवारबाजी का अभ्यास करने वाला था, लेकिन उस व्यक्ति का ब्लेड एक क्रूर ब्लेड था, उसका ब्लेड तेज था। उस युवक ने स्थिति को मनोरंजक पाते हुए मुस्कुराया और फिर उसकी ओर देखना बंद कर दिया, वहां से चला गया और बैठने के लिए एक जगह चुन ली। उसकी वजह से रेस्तरां का माहौल काफी घुटन भरा हो गया था। बादाओ, वह कितना ताकतवर है? लिन फैंग ने धीमी आवाज में बादाओ से पूछा। वे दूसरी मंजिल पर रेलिंग के पास एक मेज पर बैठे थे। वह बहुत शक्तिशाली है, मैं उससे हरा नहीं सकता, मेरी शक्ति और तलवार की ऊर्जा उसकी शक्ति के बराबर नहीं है। बादाओ ने उत्तर दिया और फिर आगे कहा, उसने लिंग ऊर्जा की 8वीं परत को पार कर लिया है। ओह, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने बेशक ये देख लिया था कि वह युवक बादाओ से अधिक शक्तिशाली था। उसके द्वारा उत्सर्जित तलवार की ऊर्जा और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह लिंगची की 8वीं परत को पार कर चुका था, वह संभवतः ऊर्जा आक्रमणों का उपयोग कर सकता था और शुद्धची को संघनित करने के बिंदु पर था। हर कोई उसकी प्रबल ऊर्जा को महसूस कर सकता था। हालांकि वह अपनी पूरी क्षमता से ऊर्जा नहीं छोड़ रहा था। वह वास्तव में बहुत शांत था, फिर भी इतनी शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ रहा था मानो वह उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा हो। यह उसके नियंत्रण में नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी शुद्ध ऊर्जा को सफलतापूर्वक संघनित करना नहीं सीखा था। संघनित करने का प्रयास की जा रही शुद्ध ऊर्जा की थोड़ी थोड़ी मात्रा प्रत्येक धड़कन के साथ निकल रही थी। साथ ही उसके पास 8वें लिंगची स्तर की शक्ति थी, इसलिए वह 9वें लिंगची स्तर के लोगों को आसानी से मार सकता था। इसके अलावा उसके जितना शक्तिशाली और साथ ही युवा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ थे। लेकिन वह बहुत घमंडी है, वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, बादाओ ने कहा, जिससे लिन फैंग मुस्कुरा उठा। बेशर्मी से शेखी बघार रहे हो। उसी समय किसी ने मजाक में कहा। यह आवाज लिन फैंग और उसके दोस्तों के बगल वाली मेज से आए। उस मेज पर 4 लोग थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। ये शब्द एक युवती ने कहे थे। वह लिन फैंग और बादाओ को देख रही थी। फिर उसने बर्फीली आवाज में कहा, तुम सचमुच बेशर्मी से शेखी बघार रहे हो, तुम सचमुच हास्यास्पद हो। लिंग युए मेरा साथी शिष्य है, हाओ युए संप्रदाय से। वह बेहद बलवान है और उसमें अद्भुत प्राकृतिक प्रतिभा है। उसका उपनाम ब्लेड मास्टर है। भविष्य में वह हमारे संप्रदाय के उच्च अधिकारी चू झानपेन के समान होगा। वह 8 उच्च अधिकारियों में से एक बनेगा। तुम खुद को क्या समझते हो? पब फ्यूचर एड्स। ये चारों लोग बेहद घमंडी थे, वे सचमुच खुद को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। इसके अलावा वे हाओ युए संप्रदाय के शिष्य थे, इसलिए उन्हें ब्लेड मास्टर और चू झानपेन पर गर्व था। ब्लेड मास्टर, कितना घमंडी नाम है, बादाओ ने जवाब दिया। उसने तुरंत आगे कहा, लेकिन मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। यह नाम तलवार की तरह तीक्ष्ण था। ब्लेड मास्टर वास्तव में एक घमंडी उपनाम था। कचा की एक तेज आवाज हवा में गूंजी। लिन फैंग की मेज के बगल वाली रेलिंग टूट गई। कटने का निशान एकदम साफ था, मानो किसी बेहद तेज धार वाले ब्लेड से काटा गया हो। लिन फैंग ने मुड़कर रेलिंग के ऊपर से पहली मंजिल की ओर देखा। उसने देखा कि ब्लेड मास्टर अपनी मेज पर बैठे शराब पी रहे थे। उसी क्षण ब्लेड मास्टर ने अपना गिलास मेज पर रखा और उदासीनता भरे स्वर में कुछ कहा। अगली बार जब आप अपना मुंह खोलें तो थोड़ा और सम्मानजनक रहें। वह शांत लग रहा था और उसने अपने अहंकार को छिपाने की कोशिश नहीं की। वह अपने उपनाम के बिल्कुल लायक है, वह बेहद ताकतवर है। मैंने तो उसे तलवार निकालते हुए भी नहीं देखा। कुछ लोगों ने सोचा। कुछ युवतियां चमकती आंखों से उसे देख रही थीं। काश उनकी शादी ऐसे नौजवान से हो पाती, कितना अच्छा होता। बादाओ खड़ा हो गया, उसके शरीर से कुछ क्रूर ऊर्जा निकल रही थी। बैठ जाओ, लिन फैंग ने उदासीन स्वर में कहा। बादाओ चौंक गया। वह तुरंत फिर से बैठ गया, लेकिन फिर भी उससे कुछ ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। थोड़ी शराब पी लो, लिन फैंग ने शांत भाव से कहा। बादाओ ने अपना गिलास उठाया, एक घूंट लिया और फिर गिलास उसकी उंगलियों के बीच टूट गया। बादाओ एक गुलाम था, लेकिन अपनी अवज्ञा के कारण उसे अखाड़े में भेज दिया गया था। वह लिन फैंग के पास पहुंचा था, जिसने उसे आजादी दी थी, लेकिन बादाओ अब भी आक्रामक और दृढ़ व्यक्तित्व वाला था। वो अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंक रहा है, ब्लेड मास्टर ने मजाक में कहा। बादाओ को गुस्सा आ रहा था, लेकिन लिन फैंग और मेन किंग एकदम शांत थे। इन शब्दों का उन पर जरा भी असर नहीं हो रहा था, मानो उन्होंने सुना ही न हो। हाओ युए संप्रदाय का ब्लेड मास्टर, लिन फैंग ने मन ही मन सोचा। वह हल्का सा मुस्कुराया। लगभग आधा साल बीत चुका था जब वह सुर्खियों से दूर था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे 10 साल बीत गए हों। बहुत कुछ बदल गया था। कुछ महीनों तक लिन फैंग सरकारी दफ्तर में रहकर अपनी अतिरिक्त आत्मा तकनीक का अभ्यास करता रहा, अपनी ऊर्जा संघनन विधि को बढ़ाता रहा और गोलियों व हथियारों से संबंधित अपनी स्मृतियों का अध्ययन करता रहा। हालांकि लिन फैंग को यह महसूस होता रहा कि उसकी क्षमताएं अभी भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनमें वह सुधार करना चाहता था। लिन फैंग ज़ुयू नामक छोटे से देश का कोई ऋणी नहीं बनना चाहता था। जुन क्यू स्तर के साधक की यादों में एक ऐसा सर्वशक्तिमान व्यक्ति था जो अपने हाथ के हल्के से इशारे से ही आकाश और पृथ्वी को उलट पुलट कर सकता था।
लिन फेंग और उसके दोस्तों की मेज के बगल में बैठे लड़के लड़कियों ने देखा कि वे चुप हैं, तो उन्होंने उन पर उपहास किया और उनकी ओर देखना बंद कर दिया। भाई, क्या आप जानते हैं कि लिंग यूए सेलेस्टियल रिवर क्यों आई थी? बेशक, वह तलवार की वजह से ही सेलेस्टियल रिवर आया था, एक लड़के ने जवाब दिया। ओह, एक युवती ने मुस्कुराते हुए दूसरों की ओर देखा और फिर कहा, लिंग यू की तलवारबाजी की कला इतनी उन्नत है, क्या अभी भी ऐसी कोई तलवार है जो उसका ध्यान आकर्षित कर सके? यह शायद कोई अद्भुत तलवार ही होगी। चंद्रमा भेदने वाली तलवार, ये सर्वोच्च कोटि का आध्यात्मिक हथियार है, आपका क्या कहना है? हाओ यूए संप्रदाय के एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी लोग मंत्रमुग्ध और आश्चर्यचकित थे। जैसा कि उम्मीद थी, तलवारबाज चंद्र भेदने वाली तलवार के लिए ही आए थे। सभी ने सुना था कि उस समय ये तलवार सेलेस्टियल रिवर में उपलब्ध थी, इसी कारण कई लोग आए थे। ये सर्वोच्च गुणवत्ता का आध्यात्मिक हथियार है, इसे बहुत कम लोग प्राप्त कर सकते हैं, है ना? हे, अगर लिंग यू यहाँ है तो इसे पाने की हिम्मत कौन करेगा? वरना वे लिंग यू के साथ साथ हाओ यू संप्रदाय के भी दुश्मन बन जाएंगे। जब भीड़ ने इन लोगों की बातें सुनी तो वे सब समझ गए कि उनका क्या मतलब है। वे लिंग यूए की बड़ाई कर रहे थे ताकि कोई भी तलवार चुराने की हिम्मत न करे। भीड़ समझ गई कि कोशिश करने से पहले उन्हें अच्छी तरह सोचना होगा। हाओ यूए संप्रदाय की वह लड़की जानती थी कि लिंग यूए क्यों आए है, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह ये बातें जानबूझकर कह रही थी। उसके साथ मौजूद लोग भी घमंडी और अभिमानी लग रहे थे, लेकिन भीड़ में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन लोगों का विरोध करे। हाओ यूए संप्रदाय का सेलेस्टियल रिवर में काफी प्रभाव था। इसके अलावा उस समय ब्लेड मास्टर भी वहां मौजूद थे। सर्वोत्तम गुणवत्ता का आध्यात्मिक हथियार, लिन फेंग ने सोचा। वह स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक हथियारों के वर्गीकरण से परिचित था। साधारण हथियार होते हैं और आध्यात्मिक हथियार। आध्यात्मिक हथियार लोहे को मिट्टी की तरह काट सकते हैं। ये युद्धों के दौरान साधक को एक निश्चित श्रेष्ठता प्रदान करते हैं और इसके अलावा इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, निम्न, मध्यम और उच्च गुणवत्ता। युन हाई संप्रदाय में लिन फेंग ने झांगू की खाई के पास स्थित मंदिर से आध्यात्मिक हथियार प्राप्त किए थे। इनमें से अधिकतर निम्न और मध्यम गुणवत्ता के थे, लेकिन कुछ उच्च गुणवत्ता वाले भी थे। जू यू में आध्यात्मिक हथियार और गोलियां, चाहे उनकी गुणवत्ता कैसी भी हो, सभी बहुत दुर्लभ थी। उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक हथियार देखना तो अत्यंत ही दुर्लभ बात थी। आध्यात्मिक हथियारों से भी बेहतर हथियार थे रहस्यमय हथियार। जू यू में ऐसे हथियार बहुत कम थे। जुबान क्यू स्तर के साधक रहस्यमय हथियारों का प्रयोग बहुत कम करते थे। लिन फेंग ने अपने जीवन में कभी भी ऐसे हथियार नहीं देखे थे। बादाओ, वह चंद्र भेदी तलवार, क्या तुम उसे चाहते हो या नहीं? लिन फेंग ने धीमी आवाज में बादाओ से पूछा। बादाओ अचंभित रह गया। बादाओ तलवारबाजी का अभ्यासी था, जाहिर है उसे तलवारें पसंद थीं, भला वह उन्हें क्यों नहीं चाहेगा? मुझे ये चाहिए, बादाओ ने लालच भरी निगाहों से सिर हिलाते हुए कहा। बादाओ का स्वभाव ही ऐसा था कि अगर वह कुछ करना चाहता था तो बस कर ही देता था। ठीक है, लिन फेंग ने उदासीन स्वर में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उसने और कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद लिंग यू ने अपना गिलास मेज पर रखा, खड़ा हुआ और रेस्तरां से चला गया। उसके बाद कोई और आया और उसकी मेज पर बैठ गया। वह भी अभी गया था और इस तरह शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा गायब हो गई थी। वातावरण अब उतना घुटन भरा नहीं था। बहन, हम भी चलते हैं। लिन फेंग के बगल वाली मेज पर बैठे हाओ यूए संप्रदाय के शिष्य भी उठकर चले गए। उनके जाने के बाद लिन फेंग ने बादाओ से पूछा, क्या तुम जाकर पता लगाने वाले हो कि तुम्हें अपना नया ब्लेड कहाँ मिलेगा? बादाओ चौंक गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और उनके पास ही एक मेज के पास गया। उसने वहां बैठे लोगों से पूछा, हमें मून ब्रेकिंग ब्लेड कहाँ मिल सकता है? मेज पर बैठे दोनों लोगों ने सिर उठाकर बादाओ की ओर देखा। उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम भी सोच रहे हो कि मून ब्रेकिंग ब्लेड कहाँ है? धमाका। उसने अभी अभी अपनी बात समाप्त की ही थी कि उसने तलवार की अविश्वसनीय ऊर्जा छोड़ी, जिसने मेज पर बैठे लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया। ये बेहद क्रूर था। वे कांप रहे थे और पूरी तरह भयभीत दिख रहे थे। ड्रीम पवेलियन में, आज ड्रीम पवेलियन में नीलामी होगी। वह व्यक्ति भयभीत था और आश्चर्य से हौंफ रहा था। कुछ क्षण पहले बादाओ की तलवार की ऊर्जा लगातार लिंग यू की ओर प्रवाहित हो रही थी, इसलिए इन दोनों को बादाओ की तलवार की शक्ति का अंदाजा नहीं था। उसी क्षण बादाओ के शरीर से निकलने वाली सारी ऊर्जा उन पर आ गिरी, जिससे उन्हें लगा कि वे कुचलकर मर जाएंगे। कितनी भयानक तलवार शक्ति थी। कांसे का मुखौटा पहने उस व्यक्ति ने तलवार शक्ति में महारत हासिल कर ली थी। आगे चलो, बादाओ ने कहा। ये लोग चौंक गए, लेकिन आज्ञाकारी होकर खड़े हो गए। सौभाग्य से उन्होंने बादाओ को सच बताया था। अगर उन्होंने झूठ बोला होता तो वह निश्चित रूप से उन्हें मार डालता। ठीक है, उस व्यक्ति ने डरते हुए सिर हिलाया और उसे रेस्तरां से बाहर ले गया। लिन फेंग और मेनकिन भी उठकर उसके पीछे पीछे चले गए। जब रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने लिन फेंग और अन्य लोगों को जाते हुए देखा तो माहौल जीवंत हो उठा। वे लोग कौन थे? कितनी शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा। लगता है उसे मून ब्रेकिंग ब्लेड में भी दिलचस्पी है। हाँ, वो लड़का और वो लड़की भी थे। वे साधारण साधक नहीं लग रहे थे। भले ही वे ब्लेड मास्टर से शायद कमजोर थे, लेकिन उन्होंने भी मून ब्रेकिंग ब्लेड पाने की इच्छा जताई थी। लगता है जल्द ही कोई बड़ा तमाशा देखने को मिलेगा। भीड़ में तरह तरह की बातें फैल रही थीं। कुछ लोग तो उठकर ड्रीम पवेलियन की ओर जाने लगे। अफवाहें थी कि उस दिन मून ब्रेकिंग ब्लेड के अलावा ड्रीम पवेलियन की नीलामी में 2 और अनमोल वस्तुएं भी बिकने वाली थीं। ड्रीम पवेलियन सेलेस्टियल रिवर के बड़े बाजारों में से एक था। यह एक विशाल और विस्तृत स्थान था जो एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। सेलेस्टियल रिवर एक ऐसा शहर था जो लाखों साल पुराना था और इसमें शाही शहर से भी कहीं अधिक खजाने मौजूद थे। यहाँ प्रतिदिन नए खजाने बेचे जाते थे। कुछ ऐसी अनमोल चीजें थीं जिन्हें केवल बाजार में, नीलामी बाजार में या व्यापार के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता था। उसी समय लिन फेंग और उसके दोस्त मंडप में दाखिल हुए।
अंदर बहुत शोर था। मंडप में हर तरह के लोग थे, सुरुचिपूर्ण ढंग से चलने वाले आकर्षक युवक, नाजुक और सुंदर युवतियां, फटेहाल कपड़े पहने बूढ़े पुरुष और गंदे भिखारी। कुछ लोग वहां सामान बेचने आए थे, जबकि कुछ अन्य लोग तरह तरह की चीजें ढूंढ रहे थे। महोदय, मेरे पास उच्च गुणवत्ता वाली जुबान कला की एक कृति है, क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? उसी क्षण एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लिन फैन के पास आया और धीमी आवाज में बोला। लिन फैन चौंक गया, फिर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, धन्यवाद। जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लिन फैन की बात सुनी तो उसने कोई जिद नहीं की और तुरंत ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या गड़बड़ है? लिन फैन ने पास खड़े एक व्यक्ति की ओर देखते हुए हैरानी से कहा। सर, ऐसा लगता है कि आप पहली बार सेलेस्टियल रिवर में आए हैं। बिल्कुल, लिन फैन ने सिर हिलाते हुए कहा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, उस व्यक्ति ने मानो अचानक समझ आने पर कहा। उसने आगे कहा, सेलेस्टियल रिवर ज़ूयू का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ चीजें बेचने के कई तरीके हैं। जमीन पर रखी वस्तुएं आम और सस्ती होती हैं। बेशक कुछ अपवाद भी हैं। कुछ विक्रेता बेहद शक्तिशाली साधक होते हैं, इसलिए वे अपनी चीजें जमीन पर रखने से नहीं डरते। उन्हें कोई आपत्ति नहीं, भला कौन आकर उनकी चीजें चुराने की हिम्मत करेगा। चीजें बेचने का दूसरा तरीका है ऐसे लोगों को ढूंढना जिनके साथ आप चीजों का आदान प्रदान कर सके। उदाहरण के लिए, उस व्यक्ति को कुछ देर पहले पवित्रता के पत्थरों की जरूरत थी, इसलिए वह किसी ऐसे कुशल व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो बदले में उसे पवित्रता के पत्थर दे सके। चीजें बेचने का एक तीसरा तरीका भी है और वह है नीलामी। आप ड्रीम पवेलियन में अपनी चीजों की नीलामी कर सकते हैं और उन्हें वहां बेच सकते हैं। लिन फैंग ने उलझन में पूछा, लोग आपस में चीजों का आदान प्रदान क्यों करते हैं, उन्हें नीलामी में क्यों नहीं लाते? ड्रीम पवेलियन की फीस काफी कम थी और इसके अलावा वे चीजों को ऊंची कीमत पर बेच सकते थे। इसके कई कारण हैं। उनमें से एक ये है कि वे एक दिन में केवल 10 वस्तुएं ही बेचते हैं। यदि आप उन्हें बेचने के लिए वस्तुएं देना चाहते हैं तो आपको उन्हें 3 दिन पहले देना होगा और फिर वे उन वस्तुओं का चयन करते हैं जिन्हें वे बेचना चाहते हैं। यदि आपकी वस्तु अस्वीकृत हो जाती है तो वे उसे आपको वापस कर देते हैं। बहुत से लोग इस झंझट भरी प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते। इसके अलावा नीलामी में आम वस्तुएं नहीं बेची जा सकती। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शंकालु होते हैं और अपनी चीजें दूसरों को दिखाना नहीं चाहते क्योंकि इससे उन्हें डर लगता है। नीलामी में चीजें बेचने से वे असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वे खुद जाकर किसी को ढूंढना पसंद करते हैं, जो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। जब लिन फैंग ने ये शब्द सुने तो उसने समझ आने के संकेत में सिर हिलाया। सचमुच कई तरह की संभावनाएं थीं। कुछ लोग यथार्थवादी होते हैं और उन्हें तभी अच्छा लगता है जब वे जिस चीज को बेच रहे हैं वह उनके पास हो। बहुत से लोग यथार्थवादी होते हैं। लगता है हमें कुछ दिनों के लिए ड्रीम पवेलियन में ही रुकना पड़ेगा, लिन फैंग ने सोचा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था, उसे कुछ जरूरी चीजें खरीदनी ही थी। देखो, ये बिंग युआन है जो बर्फ और हिम पर्वत गांव का सबसे श्रेष्ठ शिष्य है। उसी क्षण आश्चर्य की एक आवाज हवा में फैल गई। कई लोग एक दिशा में देखने लगे। उन्होंने लोगों के एक समूह को देखा जिसका नेतृत्व बर्फीले और क्रूर दिखने वाले बिंग युआन नामक व्यक्ति कर रहा था, जो उच्च अधिकारी लुओजू के शाही शहर जाने के बाद बर्फ और हिम पर्वत गांव में शामिल हो गया था।